हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी आसान है। आप देखोगे इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं याद करने के लिए। तो एक एक करके मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। यकीन मानिए कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो, पूरा अगर ये वीडियो देखते हो तो आपका आइसोमेरिज्म से रिलेटेड न तो कोई डाउट रह जाएगा और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइसोमेरिज्म, सबसे पहले बात करते हैं कि आइसोमर्स होता क्या है। आइसोमर्स का मतलब होता है आइसो प्लस मेरोज, है ना। आइसो का मतलब होता है इक्वल, मेरोज का मतलब होता है पार्ट। तो आइसोमेरिज्म का सिंपल सा मतलब होता है इक्वल पार्ट। तो क्या इक्वल है आपको ये देखना है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टू आर मोर डिफरेंट कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कि दो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर है या नहीं, इसके अगर आपको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। टू आर मोर डिफरेंट कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। याद रखिएगा, जो भी आइसोमर होते हैं ना, जो भी दो कंपाउंड आपस में आइसोमर होंगे, उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, आर कॉल्ड आइसोमर। ठीक है, देयर रिलेशनशिप फिनोमेनन इज टर्म्ड आइसोमर। तो उनके बीच जो भी रिलेशनशिप होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। कई सारे आइसोमर होते हैं, हम लोग उसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे C2H6 है, C2H6O है, तो देखो C2H6O से आप एल्कोहल भी बना सकते हो और आप ईथर भी बना सकते हो। यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक आइसोमर होंगे। ध्यान से देखिए, तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। चाहे आप एल्कोहल लो चाहे आप ईथर लो, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेफ है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में आइसोमर होंगे। कौन से आइसोमर होंगे उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो देखो, जो भी आइसोमर होते हैं ना, उनके क्या क्या सेम होते हैं याद रखिएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर फार्मूला सेम है, अगर दोनों का फार्मूला सेम है, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, तो क्या मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। बिल्कुल, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला भी सेम होगा, सिंपल सी बात है। इंपीरिकल फार्मूला सेम है तो इंपीरिकल मास भी सेम होगा। ठीक है ना। वेपर डेंसिटी भी सेम होगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होता है। ठीक है, एटलीस्ट वन डिफरेंट, आप सोचो कि सब कुछ सेम है तो डिफरेंट क्या होता है। तो याद रखिएगा, एटलीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, दोनों के बीच में आप देखोगे तो फिजिकल या प्रॉपर्टी में कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो यानी कि वो आइसोमर होंगे। समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखो, एल्कोहल है और ईथर है ना, तो सीधी सी बात है यार, एल्कोहल की कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, सब कुछ अलग अलग होगा। उसी प्रकार ईथर की भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर इसके सारे रिएक्शन कुछ अलग टाइप के होंगे। केमिकल रिएक्शन आप देखोगे तो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया एल्कोहल और ईथर वाला। अब आगे देखिए, जैसे देख सकते हैं आप लोग, एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल जो होता है उसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो लिक्विड होता है, और ईथर होता है गैस। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो अलग अलग होंगे दोनों के, चाहे आपका ये एल्कोहल होगा चाहे वो ईथर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो इसमें आपको एक बार पूरा पढ़ना होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा पढ़ना होगा स्टीरियो आइसोमर या फिर 3D या फिर स्पेस आइसोमर, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है। दो आइसोमर इन विच द स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, है ना। याद रखिएगा, दो ऐसे आइसोमर जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप आइसोमर देखना ना, ये सारी चीजें तो हमेशा सेम होंगी। जो पॉइंट 1 से पॉइंट 6 तक लिखा है, ये सब कुछ हमेशा दो आइसोमर का सेम होगा। हाँ, ये 7th वाला पॉइंट क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, बट याद रखिएगा 1 to 6 तक सब कुछ सेम सेम होगा। क्लियर हो गया क्या। चलिए, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, दो आइसोमर इन विच द स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। ठीक है ना, मींस कनेक्टिविटी ऑफ एटम इन डिफरेंट। जैसे एक में देखा था, एल्कोहल जो ऑक्सीजन था वो ईथर बना रहा था, और दूसरे में जो ऑक्सीजन था वो एल्कोहल बना रहा था। तो एटम की जो कनेक्टिविटी है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये बात याद रखिएगा। कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चेन आइसोमर, फिर पोजिशन आइसोमर, फिर फंक्शनल आइसोमर, फिर रिंग चेन आइसोमर, फिर मेटामर्स, फिर टाटोमर्स। इस तरह से हम लोग सारे आइसोमर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, स्टीरियो आइसोमर या फिर 3D स्पेस आइसोमर होगा, विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। ध्यान देना,
यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, बट दे आर 3D स्टीरियो आइसोमर। इनका देखो 3D अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ेंगे। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे, और स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहले चेन डिस्कस करेंगे, फिर पोजीशन, फिर इस तरह से सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी जल्दी देखिएगा क्योंकि ये रिवीजन जैसा है, तो आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए बात करते हैं चेन आइसोमर क्या होता है और पोजीशन आइसोमर क्या होता है। तो देखो, दोज आइसोमर विच हैव इन विच द नंबर ऑफ एटम इन पेरेंट चेन वेरी, मतलब कुल मिला के अगर पेरेंट चेन डिफरेंट डिफरेंट होगा, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, मतलब जितने कार्बन हाइड्रोजन सब सेम सेम होने चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर अगर क्या पेरेंट चेन डिफरेंट डिफरेंट होगा तो यानी कि वो चेन आइसोमर होगा। जैसे यहाँ पे देखो एन ब्यूटेन है, यहाँ पे देखो 2 मेथिल प्रोपेन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट पेरेंट चेन देखो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, बट यहाँ पे देखो तो 3 कार्बन की चेन है, तो पेरेंट चेन डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक चेन आइसोमर होगा। मेरी बात क्लियर है? जैसे आपके नीट एग्जाम या जेईई मेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम आर नीडेड इन एल्केन एल्कीन एल्काइन टू शो चेन आइसोमर, है ना, चेन आइसोमर शो कराना है तो एल्केन के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम लेना पड़ेगा, एल्केन के लिए कितना और एल्काइन के लिए कितना लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एल्केन, तो एल्केन के लिए 4 कार्बन लेंगे। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया ना, ब्यूटेन 4 कार्बन। क्या 3 कार्बन में कभी चेन होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि 3 कार्बन आप कैसे भी लिखोगे वो हमेशा एक ही जैसा होगा, मतलब उसका नाम हमेशा प्रोपेन ही आएगा, ठीक है। पेरेंट चेन हमेशा 3 ही कार्बन का होगा, इसलिए 4 कार्बन जब तक आप नहीं लोगे तब तक एल्केन में कोई भी चेन आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कीन। तो एल्कीन में भी 4 कार्बन होगा, सिंपल सी बात है। ये देख लीजिए मैंने बनाया हुआ है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे CH3 आ गया। क्लियर है क्या? अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे देख लीजिए हम लोगों ने मेथिल को यहाँ पे लगा दिया तो CH3 CH CH3, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 कार्बन का एटम हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एल्काइन में कम से कम कितने एटम चाहिए, 5 कार्बन की एटम चाहिए। 4 कार्बन में ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं तो देखो एल्कोहल में कैसे आपका चेन आइसोमर होगा, तो CH3 CH2 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 OH, है ना। उसके बाद देखो एक CH3 यहाँ पे लगा दो, तो यानी कि मिनिमम नंबर आप कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी, 4 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। किसमें? एल्कोहल में। 3 कार्बन में नहीं होगा, चाहे आप बना के देख लो, CH3 है, CH2 है, CH2 है, OH है, ठीक है, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब बताओ आप एक CH3 कहाँ लगाएंगे, ठीक है, सोचो, नहीं हो पाएगा ना। तो याद रखिएगा एल्कोहल में इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप चेन आइसोमर दिखा सकते हो। तो ये देखो COH है, CH2 CH2 CH, उसके बाद ये देखो एक कार्बन यहाँ से यहाँ लगा दो, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा, मतलब इसमें भी चेन आइसोमर आप दिखा सकते हो। एल्कोहल में 3 कार्बन बन सकता है, ऐसे बना सकते हो, CH3 CH, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे OH, ये भी तो हो सकता है ना, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन सकता है, तो याद रखिएगा, मतलब वो तो आप चेक कर लोगे ना कितने मिनिमम नंबर आप कार्बन एटम होंगे, कितने नहीं होंगे, वो सब देख लेना। फिलहाल कैसे चेन आइसोमर हो रहा है, बस पेरेंट चेन डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बताओ ये क्या, ये चेन आइसोमर है? नहीं, ये तो पोजीशन हो गया ना जी, ये तो पोजीशन होगा ना, ये चेन आइसोमर थोड़े ना है। आप बोलोगे सर क्यों, बता दीजिए। देखो इसमें केवल 3 कार्बन एटम है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 3। यहाँ भी देखो पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 3। तो पेरेंट चेन तो सेम सेम है। एक्चुअली ये दोनों आपस में क्या है पता है, पोजीशन आइसोमर है। इसमें देखो OH का पोजीशन बस चेंज हुआ है, यहाँ पे OH फर्स्ट पोजीशन पर था, यहाँ पर OH सेकंड पोजीशन पर आया, ठीक है। तो ये कैसा होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। अभी मैं आप पोजीशन आइसोमर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये बताइए चेन आइसोमर क्लियर हुआ, बस आपको पेरेंट चेन देखना है। पेरेंट चेन अगर अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पे पेरेंट चेन देखो तो ये पूरा होगा, यहाँ पे पेरेंट चेन देखोगे तो ये पूरा होगा, है ना। तो इस तरह से पेरेंट चेन में अगर आप नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट डिफरेंट होंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम सेम है तो वो हमारा चेन आइसोमर होगा। अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमर का। तो पोजीशन आइसोमर में कुछ नहीं करना है, दो आइसोमर इन विच द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं चाहे अल्कोहल हो कुछ भी हो, अगर उनका पोजीशन चेंज हो गया हो, जैसे साइड चेन और मल्टीपल बॉन्ड वेरी एट द सिमिलर आइडेंटिकल पेरेंट चेन। पेरेंट चेन याद रखना इसमें आइडेंटिकल होता है, ठीक है, आर रिलेटेड ऑन पोजीशन आइसोमर। मतलब कहने का मतलब ये है, अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूँ। CH3 है, CH2 है, CH2 है, OH है। या ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो OH लगा हुआ है क्या कार्बन नंबर 1 पे लगा है, जो कार्बन नंबर 1 है उस पे लगा हुआ है। बट यहाँ पर देखिए जो OH लगा हुआ है वो कार्बन नंबर 2 पे लगा है, यानी कि OH का जो पोजीशन है एक बार 1 पे है एक बार 2 पे है, यानी कि ये कैसा होगा, पोजीशन आइसोमर होगा, क्योंकि OH का पोजीशन। पेरेंट चेन देखो यहाँ भी कार्बन 3 है, यहाँ भी 3 कार्बन है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ये है ना, इनका आप IPAC नेम लिख लीजिए। जैसे आप इसका IPAC नेम लिखोगे तो क्या होगा, इसका होगा प्रोपेनॉल, है ना,
प्रोपेनॉल 1 लिखोगे, और इसका लिखोगे तो प्रोपेनॉल, है ना, 2 लिखोगे, प्रोपेनॉल 2 लिखोगे। ध्यान से देखो तो सब कुछ सेम है, देख रहे हो, प्रोपेनॉल यहाँ भी है, प्रोपेनॉल भी है, बस चेंज क्या है 1 और 2। तो याद रखिएगा अगर पूरा नाम सेम है, पूरा नेमिंग सेम है ना, बस ये 1 2 इंटीजर का फर्क अगर आ जाए तो समझ लीजिएगा वो पोजीशन आइसोमर होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कितने कार्बन की चेन है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, है ना, इसका मतलब 2 मेथिल पेंटेन होगा, 2 मेथिल, और इसको बोलेंगे पेंटेन बोलेंगे। और अगर आप इसको लिखोगे तो 3 मेथिल क्या आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा। तो देख रहे हो बस 2 और 3 का फर्क आया है, बाकी पूरा नाम सेम सेम है, इसलिए इसका क्या होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। आई थिंक आपको पोजीशन आइसोमर समझ में आ गया होगा। और एल्केन के लिए मिनिमम कितने अब कार्बन चाहिए, 6 कार्बन की जरूरत पड़ती है पोजीशन आइसोमर के लिए, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर ऑफ 1 डाइक्लोरोहेक्सेन इज पॉसिबल। तो 1 डाइक्लोरोहेक्सेन के कितने पोजीशन आइसोमर होंगे ये आप देख लीजिए। अच्छा सीएल एक बार आप क्या कर सकते हो, दोनों एक ही पे लगा सकते हो, है ना, दोनों सीएल एक ही कार्बन पे लगा दो, एक सीएल यहाँ लगा दो, एक सीएल इस कार्बन पे लगा दो, ये भी हो सकता है ना, बस पोजीशन चेंज करना है सीएल का। एक सीएल यहाँ लगा दो, एक सीएल यहाँ पे लगा दो, देख रहे हो, एक सीएल यहाँ लगा दो, एक सीएल यहाँ, तो टोटल कितने बन गए, 4, टोटल 4 आइसोमर हो गए। चलिए ये तो समझ में आ गया ना, 4 पोजीशन आइसोमर। बस इसमें देखो सीएल का पोजीशन चेंज हो रहा है, नाम देखोगे तो वही होगा, मैंने बताया था, अगर इसका नाम देखोगे तो 1 2 डाइक्लोरो, देख लीजिए इसका नाम क्या होगा, 1 2 डाइक्लोरो, और क्या होगा साइक्लो, साइक्लो, और क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसका नेमिंग करोगे तो 1 3 होगा, बाकी सब कुछ तो वही लिखोगे ना, डाइक्लोरो साइक्लो हेक्सेन। तो मैंने क्या बताया था, बस इंटीजर अगर चेंज होता है, बाकी पूरा नेमिंग अगर सेम हो तो बस याद रखिएगा वो पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। हाउ मेनी नाइट्रोफिनॉल कैन फॉर्म, बताओ हाँ नाइट्रोफिनॉल कितने बन सकते हैं। अब बताओ क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या, देखो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस ये बता दो क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, कभी नहीं, क्योंकि यार यहाँ पर तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन होता है ना, देखो ये 5 वैलेंसी थोड़ी नहीं बना पाएगा, मतलब 5 वैलेंसी का मतलब ये है कि बेंजीन में जो रिंग होता है इसमें ऐसे ऑलरेडी ऐसे होगा। अब आप इस पर एक OH लगा दो कि कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, NO2 तो लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यानी कि बाकी सब ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसे सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, ये वाला नहीं बनेगा। मतलब इसमें कितने बनेंगे, टोटल 3 बनेंगे, ठीक है। एक बार नाइट्रो को आर्थो पे लगा दो, फिर मीटा पे लगा दो, फिर पैरा पे लगा दो, तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ से बन जाएगी। आप सोच रहे होंगे सर इधर भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल इधर लगाओ या यहाँ लगाओ, बात देखिए है ना, इधर भी आर्थो इधर भी आर्थो, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं फंक्शनल आइसोमर के बारे में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है फटाफट आप लोग देख लीजिए। Those isomers which have different functional group in them are related as functional isomer। मतलब दो ऐसे आइसोमर जिनके, देखो आइसोमर होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बस याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे CH3CN है, यहाँ पे CH3NC है, तो CN का मतलब यहाँ पे साइनाइड है, NC का मतलब आइसोसाइनाइड है, यानी कि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है ना, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड है, इसलिए क्या होगा ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एल्कोहल है, यहाँ पे देखो ईथर है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एक फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल है और क्या है ये ईथर है, ठीक है। यहाँ पे देखो एमीन है, NH2 है, यहाँ पे देखो 2 डिग्री एमीन है, यहाँ पे देखो 3 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि याद रखिएगा ये सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट देख लीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोलूंगा इसको अच्छे से सीख लेना, ये जो स्लाइड है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्कोहल आर पॉसिबल फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। तो C4H10O है, मतलब C4H10O को कैसे लिखोगे, C4H9OH, आपको मतलब एल्कोहलिक फॉर्मूला पूछा है ना, तो सबसे पहले एल्कोहल लिख लो। अब देखो C4H9 आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ ना, इसको याद कर लेना, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे C4H9 है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्यूटिल। तो ये जो ब्यूटिल होता है इसमें 4 आइसोमेरिक ग्रुप होते हैं, कौन कौन सा बनाना सीख सकते हो, N ब्यूटिल एल्कोहल, मतलब चारों कार्बन आप ऐसे डायरेक्ट बना दो, है ना, फिर यहाँ पे आप OH लगा दो, इसको N ब्यूटिल बोलेंगे, या सेकेंडरी ब्यूटिल भर दो, सेकेंडरी ब्यूटिल का मतलब ऐसे, है ना, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल कर दो। उसके बाद टर्सरी भी कर सकते हो, और इसमें आइसोब्यूटिल एल्कोहल भी बनता है। कुल मिला के इसमें आपके 4 बनते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना, मतलब याद कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सेकेंडरी टर्सरी ये सब सारी चीजें। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। जैसे 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब ऐसे बना सकते हो ना, देखो सेकेंडरी का मतलब ऐसे हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है, 3 कार्बन और यहाँ पे CH3 लिख देंगे, ये हो जाएगा सेकेंडरी, है ना। और टर्सरी कैसे बनाओगे, CH3 होगा, C होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH कर दो, CH3 कर दो, यहाँ पे CH3 कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये बन जाएगा, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। आइसो कैसे बनाओगे, आइसो का मतलब CH3 2 CH,
तो यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH कर देंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। मेरी बात आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये 4 है, मैं तो आपको बोलूंगा इसको बनाने से अच्छा आप इसको याद कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। C3H7 में 2 आइसोमेरिक ग्रुप होता है, एक आपका N प्रोपिल होगा, एक आइसो होगा, 2 ही होगा। C4 में मैंने बताया 4 होता है। C5 में याद कर लेना 8 होता है, बनाना मत, बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, बट 8 आइसोमेरिक ग्रुप होता है। आप बोलोगे सर C6 का क्या होगा, नहीं, वो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि 8 तक बनाना पॉसिबल है, उसके ऊपर लोग बना नहीं पाएंगे। तो एग्जामिनर को ये पता होता है कि कहाँ तक पूछना है, कहाँ तक नहीं पूछना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको ये याद रखिएगा, 5 के लिए 8, 4 के लिए 4, 3 के लिए 2, और ठीक है, बस इतना याद रखिएगा और तो सारी चीजें क्लियर है। हाउ मेनी 1 डिग्री एमीन, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। कितने 1 डिग्री एमीन पॉसिबल है किसमें, C5H13N। अब बताओ क्या आप C5H13N को 1 डिग्री एमीन के फॉर्म में लिखोगे। 1 डिग्री एमीन का मतलब NH2 होगा, तो C5H11 और यहाँ पे NH2 लिख देंगे। बताओ C5H11 देख लिया आपने कितने आइसोमेरिक बनते हैं, 8, तो बस 8 आइसोमेरिक एमीन बन जाता है। अब चाहे बना के देख सकते हो, बट बनाना नहीं, मैं बोलूंगा आप बनाना नहीं, बस ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो, पूरा टाइम आपका सेव हो जाएगा। अदरवाइज आप बनाते रहोगे, पता लगा 1-2 गलत कर दिया, छूट गया तो हो गया गलत, है ना। तो इस तरह से आप सारी चीजें याद रखिएगा। अच्छा, ईथर कैसे बनाएंगे, देखो इसको देखो ध्यान से, इसमें लिखा है हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर आर पॉसिबल फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। तो C5H12 वो है ना, तो इसको आपको ईथर बनाना है। ईथर का मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन कार्बन होने चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं ईथर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसमें 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक तरफ आप 4 कार्बन रखना, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन। तो इस तरह से आप 2 टाइप्स के ईथर बना सकते हो। जैसे आप 4 कार्बन के लिए करोगे तो क्या आ जाएगा, C4H9, जैसे देखो C4H9, और 1 कार्बन रखोगे तो ये CH3, क्योंकि आपको टोटल 5 कार्बन लेने हैं, तो 4 कार्बन एक साइड रखो, एक साइड है 3 2 3, एक तरफ 3 कार्बन रखो, एक तरफ 2 कार्बन रखो, मतलब यहाँ पे CH2 लिख देना, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ यार, 4 कार्बन है तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, मैंने बताया था 4 कार्बन के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 4, पीछे बताया था ना, 4 कार्बन के लिए 4 पॉसिबिलिटी, 3 कार्बन के लिए बताया था 2 पॉसिबिलिटी। इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो एक ही एक रहेगा, ये तो सिंगल ही रहेगा, ये भी तो वैसे रहेगा। बस हाँ, ये देखो इसमें 4 पॉसिबिलिटी, इसमें 2, तो 4 + 2 कितनी पॉसिबिलिटी, टोटल 6 ईथर बनेंगे। देखो आपने बनाया स्ट्रक्चर, नहीं बनाया, लेकिन आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, कितना आसान है देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे की बात हम लोग करते हैं। अच्छा, एल्कोहल पूछता था, एल्कोहल पूछता तो बताओगे, अगर इसमें एल्कोहल पूछता तो आप पहले एल्कोहल बना लेते हैं, C5H11OH लिखते, और C5H11 के लिए मैंने कितना लिखवाया था, 8, तो 8 आइसोमर बन जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है, 8 आइसोमर बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीजें आपको ट्रिक से करनी पड़ती है, ताकि एग्जाम में टाइम आप बचा सको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपके लिए होमवर्क है, C4H8 का बनाइएगा, है ना, C4H8 का बनाइएगा। मैं आपको C5H10 का बता देता हूँ। तो C5H10 में टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, इसको ध्यान से सुनना। आइसोमर का मतलब आपसे स्टीरियो आइसोमर नहीं पूछा, स्टीरियो जब पूछता ना तब आपको वो 3D वाला पूछता, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, तो यहाँ भी आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं देखना है, बट डायरेक्ट आपको बस स्ट्रक्चरल आइसोमर देखना है। तो फटाफट देखिएगा, C5H10 है, तो C5H10 का मतलब ये एल्कीन होगा, ये क्या होगा, एक एल्कीन होगा। देखो एल्कीन में दो पॉसिबिलिटी है, या तो एल्कीन बनेगा चेन एल्कीन या फिर साइक्लो एल्कीन, जैसे मतलब आप चाहे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखो, ये आपका क्या है, प्रोपीन है, या आप इसको ऐसे साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हो। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, तो साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, चाहे जैसे लिखो। तो एल्कीन की कितनी पॉसिबिलिटी है फटाफट देख लो, टोटल 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, देखो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, या डबल बॉन्ड आप बीच में भी लगा सकते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी। चलो 5 कार्बन का तो चेन हो गया। अब बात करते हैं 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन में कितनी पॉसिबिलिटी होगी, देखो 4 कार्बन में अपने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया और 1 कार्बन यहाँ लगा दिया, हो सकता है कि नहीं, या 1 कार्बन यहाँ लगा दो, मतलब यहाँ पे है ना, डबल बॉन्ड वही रहने दो, कार्बन यहाँ लगा दो, मतलब ये बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड यही रहने दो नंबर 1 पोजीशन पे और कार्बन को यहाँ लगा दो। अब यहाँ पे तो लगा नहीं सकते कार्बन, क्योंकि तो 5 कार्बन की चेन हो जाएगी, ऊपर वाला बन जाएगा, ठीक है। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 बन गए। अब सुनो, डबल बॉन्ड को यहाँ बीच मिला दो, तो बीच मिला दोगे तो कार्बन यहाँ लगा दो, ठीक है, कार्बन यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात एक ही है, यहाँ पे तो लगा ही नहीं सकते, है ना। तो कुल मिला के ये आपका एक पॉसिबिलिटी यहाँ से आ जाएगा। अब देखो साइक्लो में कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है, एक एल्कीन है, तो साइक्लो एल्कीन बनेगा, मतलब कि आपको एक रिंग बनेगा। रिंग का मतलब यहाँ पे देखो 5 कार्बन की रिंग बनेगी, यहाँ पे देखो 4 कार्बन की रिंग है और एक मेथिल लगा देंगे, ठीक है, मेथिल तो लगाना पड़ेगा ना। अब देखो 3 मेंबर की रिंग में कितनी पॉसिबिलिटी है आपको ये देखना है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। कैसे, आप 3 मेंबर की रिंग बनाओ, 2 कार्बन आपको और रखना है, क्योंकि टोटल 5 कार्बन है, तो दोनों कार्बन एक ही कार्बन पे लगा दो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ लगा दो, या उसी पर एथिल लगा दो, ये भूल जाते हैं लोग,
ये लोग भूल जाते हैं एथिल लगाना, तो ये भी याद रखिएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 5 इधर से, तो टोटल कितने आइसोमर बन जाएंगे? 10 आइसोमर बन जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। मतलब बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि सेम प्रोडक्ट आप दोबारा ना बना दें, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो तो आईपीएससी नाम लिख के चेक कर लीजिएगा। अगर आईपीएससी नेम लिखेंगे तो अगर सेम आईपीएससी नेम आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट सेम सेम है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए आगे देखिए। C6H12 वो हाउ मेनी कीटोन्स आर पॉसिबल, तो फटाफट बताओ कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CO, और दोनों तरफ कार्बन कार्बन होता है। ये बात आप तो देखो पॉसिबिलिटी कितनी कितनी होंगी। इधर 4 कार्बन रखो, इधर 1 कार्बन रखो, इधर 3 रखो, इधर 2 रखो, क्या 2 ही पॉसिबिलिटी है? आप देख लो कीटोन बनने की बस 2 ही पॉसिबिलिटी होगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो जब आप इधर 4 कार्बन रखोगे तो टोटल 4 आइसोमेरिक ग्रुप बनेगा। जब इधर आप 3 कार्बन रखोगे तो टोटल 2 आइसोमेरिक ग्रुप होगा। यहाँ पे 2 होगा तो CH2CH3 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 ही होगा, यानी टोटल कितने बनेंगे? 4 + 2 यानी कि 6 टोटल यहाँ पे हमारे बन जाएंगे। क्लियर हो गया क्या? चलिए अब हम बात करेंगे रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका प्रोपीन है, तो एल्कीन में आपका ये भी चेन वाला भी बना सकते हो और साइक्लो वाला भी बना सकते हो। तो चाहे आप 1 प्रोपीन ऐसे लिखो, चाहे आप उसको साइक्लो फॉर्म में ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये आपस में क्या होंगे? रिंग चेन। तो ये देखो रिंग है और ये चेन है, तो रिंग चेन आइसोमर यही कहलाते हैं। यहाँ पे देखो 2 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड से तो साइक्लो बनेगा, एक पाई बॉन्ड से तो साइक्लो बनेगा। कितने कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन का साइक्लो बनाओगे तो ऐसा बनेगा। अब ये साइक्लो ब्यूटेन है, लेकिन इसमें 2 2 डबल बॉन्ड है, 2 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड और लगा दो इसी में, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, एक पाई बॉन्ड जैसा होता है ना, उसमें एक रिंग याद रखिएगा, एक रिंग में ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर इसका भी 1 है तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है याद रखिएगा, दोनों का ही 1 होगा। क्लियर है कि नहीं? तो एक अगर रिंग कहीं बना हुआ है तो उसके अंदर ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड तो नहीं बोलेंगे, उसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल दीजिए कि उतना एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसका है, और पाई बॉन्ड का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक ही होता है। मुझे लगता है कि आपको रिंग चेन आइसोमर के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग को और डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेटामर। मेटामर फटाफट देखिए क्या होता है। Those structural isomer which same polyvalent functional group but differ in the alkyl group parent around the functional group are related as metamer। मैं इसको ट्रिक बता देता हूँ। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो या तो ऑक्सीजन के लिए पूछेगा, ईथर के लिए, या फिर कीटोन के लिए मतलब CO ग्रुप के लिए, इसी में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। याद रखिएगा, जैसे आप कभी ईथर के लिए अगर आप कभी मेटामर लिखना, ईथर के लिए कभी भी अगर आप मेटामर लिखना तो याद रखिएगा दोनों साइड के ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि CH2 CH3 लिख दिया, CH2 यहाँ पे लिख दिया, CH3 लिख दिया। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कुछ CH2 लिख दिया, फिर CH2 लिख दिया, फिर CH3 लिख दिया। अब जो भी इसका आइसोमर बनेगा, चलिए मैं एक इसका आइसोमर बनाता हूँ। इधर देखिए 3 कार्बन था, चलो हम लोगों ने 1 कार्बन कर दिया। इधर कुछ, इधर भी चेंज, दोनों तरफ चेंज होना चाहिए, मतलब इधर भी चेंज हो, इधर भी चेंज होना चाहिए। जैसे आपने इधर चेंज किया CH3। अब बताओ इधर से 2 कार्बन हटा के इधर लगा दो, यानी कि ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों आपस में क्या होंगे? मेटामर होंगे। बस इतना याद रखना, चेंज दोनों साइड होगा तभी वो मेटामर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ये देखो क्या ये मेटामर है दोनों? बिल्कुल, क्योंकि इस ऑक्सीजन के इस तरफ एक मेथिल है, अभी देखो 2 2 आ गया, 2 2 कार्बन आ गया। यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 ही कार्बन है। क्या दोनों साइड चेंज हो रहा है? बिल्कुल, अगर दोनों साइड चेंज हो रहा है इसका मतलब ये क्या होगा? आपस में मेटामर होंगे। जैसे कीटोन के लिए देखोगे, बिल्कुल कीटोन भी देख सकते हो, इधर देखो 1 कार्बन है, इधर देखो 3 कार्बन है। इस कीटोन के लिए देखो दोनों तरफ 2 2 कार्बन है, मतलब राइट साइड भी चेंज हुआ कि नहीं, लेफ्ट साइड भी चेंज हुआ। इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के मेटामर होंगे। मुझे लगता है कि मेटामर आपको समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखिएगा कि केवल कीटोन और ईथर ही नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारे ग्रुप लिखे हैं, बट इतना आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बट देख लीजिए ईथर ले सकते हो, थायो, जैसे वो ऑक्सीजन लिया था वैसे सल्फर भी काम कर सकता है, ठीक है। दोनों साइड अलग अलग होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो ये भी हो सकता है कीटोन, ठीक है, ये भी देख सकते हो, एस्टर हो सकता है, NH हो सकता है, N हो सकता है, 3 डिग्री एमीन, या फिर एसिड एनहाइड्राइड भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बस जो मैंने आपको तरीका बताया था उसको याद रखिएगा। मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या ये दोनों है मेटामर? बिल्कुल है। कैसे पता मेटामर है? देखो इस ऑक्सीजन के इस तरफ एथिल है, इधर बेंजीन है। फिर देखो इस ऑक्सीजन के इस तरफ मेथिल हो गया, क्या ये चेंज हो गया? बिल्कुल, एथिल से मेथिल हो गया। इधर पहले बेंजीन था, अब देखो बेंजीन के साथ एक मेथिल भी लग गया, यानी कि दोनों साइड अगर चेंज हो रहा है ऑक्सीजन के, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, मेटामर हो जाएगा।
कभी आपको क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं पे मान लीजिए कि पोजीशन भी है, मेटामर भी है, दो तीन आइसोमर आपको एक साथ दिख रहे हैं, तो प्रियोरिटी किसको देंगे, किसको आंसर सही टिक करेंगे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले रिंग चेन, अगर कहीं पर रिंग चेन हो रहा है ना तो सबसे पहले उसी को टिक करिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में रिंग चेन वाला ऑप्शन है और रिंग चेन आइसोमर आपको दिख रहा है तो उसी पर टिक करिएगा। टाटोमर उसके बाद नंबर आता है, उसके बाद फंक्शनल आता है, उसके बाद मेटा आता है, उसके बाद चेन आता है, लास्ट में आपका पोजीशन आता है। ठीक है ना, तो कहीं पे अगर पोजीशन या मेटामर दोनों होगा तो किस पे टिक करना, मेटामर वाले, तो ये दोनों लास्ट में होते हैं, ये बात याद रखिएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको बहुत ही आसान लगेंगी, तो ये बात याद रखिएगा। एक इसमें लास्ट है टाटोमेरिज्म, तो टाटोमेरिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सच फंक्शनल आइसोमर है ना, सच फंक्शनल आइसोमर विच आर प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम आर रिलेटेड एज टाटोमर, दिस फेनोमेनन इज आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म। ये क्या है, ध्यान से सुनना, मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स टाइप का है, तो इसका ट्रिक आप समझ लोगे तो क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा, ये यकीन मानिएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली टाटोमर में क्या होता है, मैं पूरा आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझना बड़ा आसान है अगर आप मेरा ट्रिक यूज करोगे तब। टाटोमेरिज्म में एक्चुअली एक कीटो फॉर्म होता है और एक आपका इनॉल फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एक कीटो होता है, दूसरा इनॉल होता है। कीटो का मतलब CH3, यहाँ पे देखो CHO लिख लो या कोई भी कीटोन लिख लो, कीटो मतलब वही एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो। याद रखना कि कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप तो होना चाहिए, उसके साथ साथ याद रखिएगा अल्फा, याद रखिएगा ये अल्फा sp3 अल्फा है, याद रखिएगा sp3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, sp3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अगर अल्फा नहीं है तो बीटा नहीं, गामा, क्या गामा, तो गामा sp3 हाइड्रोजन भी अगर होगा तो भी ये टाटोमर शो करेगा। तो क्या आपको समझ में आया, बताइए कि क्या ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये टाटोमर शो करेगा? बिल्कुल करेगा। आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि देखो CHO है ना, CHO से जो कार्बन अटैच है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसके पास देखो हाइड्रोजन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, और इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है, इसका मतलब ये टाटोमर शो करेगा। मेरी बात क्लियर हो गई? तो बस ये ट्रिक अगर आप याद कर लोगे, यकीन मानिए क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया कि टाटोमर स्कीटो ये शो करेगा, कौन नहीं करेगा, इसका इनॉल फॉर्म कैसे बनाएंगे ये तो बता दीजिए। तो देखो CH3 लिखा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, कुछ मत करिएगा, जो आपका sp3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को उठाइएगा, यहाँ से जो 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन को उठाइए और उसको ले जाइए O के पास। sp3 अल्फा की बात कर रहा हूँ, या अल्फा नहीं होगा तो गामा के पास जाइएगा, बट यहाँ पे अल्फा है sp3, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको उठा के ले जाइए ऑक्सीजन के पास और डबल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ ला दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। जो CO का डबल बॉन्ड है ना उसको यहाँ ला दीजिए दोनों कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन को ले जाइए ऑक्सीजन के पास, बस आपका बन गया। तो CH2 था डबल बॉन्ड, यहाँ पे C और यहाँ पे OH आ जाएगा और ये CH आ जाएगा, और ये कौन सा फॉर्म होगा, ये आपका इनॉल फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके चक्कर में मत पड़िए, यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है ये सब बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको तरीके बताए हैं वैसे ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे बताओ कौन कौन टाटोमेरिज्म शो करेगा, ये आपसे पूछा गया है, तो फटाफट बता दीजिए कौन कौन शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक कीटो है sp3 अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल, यानी ये शो करेगा। यहाँ पर देखो NO2 है, तो जैसे CO करता है ना कीटोनिक, वैसे ही NO2 भी करता है, बस sp3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, तो नाइट्रो ग्रुप भी कर सकता है, याद रखिएगा, तो ये भी करेगा। नाइट्रोसो होगा तब भी करेगा, NO है और अगर sp3 अल्फा हाइड्रोजन है तो भी करेगा। साइनाइड भी करता है, याद रखिएगा, तो यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन जो है साइनाइड कार्बन पे होता है, एक बार हाइड्रोजन जहां चला जाता है नाइट्रोजन पे, मतलब यहाँ से यहाँ चला जाता है, जिसको आइसोसाइनाइड बोलेंगे। तो ये भी एक टाटोमर शो करता है, ये बात याद रखिएगा। एक्चुअली इसमें 1-2 होता है, इसमें एक्चुअली 2 होता है, एक होता है ट्राइड, एक होता है डायड, है ना, एक होता है डायड सिस्टम, एक होता है डायड सिस्टम और एक होता है ट्राइड सिस्टम। तो ये जो पढ़ रहे हैं ये डायड सिस्टम है, क्योंकि हाइड्रोजन C पे था, कार्बन पे था, चला गया नाइट्रोजन के पास, तो 1 से 2 पे चला गया, यहाँ 1 होगा यहाँ पे 2 होगा, तो 1 से 2 पे चला गया, तो इसको बोलेंगे डायड सिस्टम बोलेंगे। और अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वो था आपका ट्राइड सिस्टम, समझ में आया? जैसे ट्राइड इसको बोलेंगे, ट्राइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 1 2 3, 1 से कहाँ पे चला गया, देखो 3 पे चला गया, इस ऑक्सीजन पे चला गया। ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ट्रिक तो ये बताया था, जैसे मैं आपको ट्रिक से क्वेश्चन कराता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो क्या इसमें ये एक नाइट्रो ग्रुप है, बिल्कुल नाइट्रो ग्रुप मैंने अभी पीछे बताया कि ये आपका टाटोमेरिज्म शो करेगा। कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया था, जो sp3 अल्फा हाइड्रोजन है उसको उठाओ और उसको ऑक्सीजन के पास ले जाओ, और जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसको यहाँ पे ले आकर रख दो, बस क्वेश्चन सॉल्व। यानी कि आपका CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे N, यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, और इस तरह से हमारा टाटोमेरिज्म। अब बताइए ट्राइड सिस्टम होगा, क्योंकि 1 2 3, 1 से 3 पे हाइड्रोजन जा रहा है,
हाइड्रोजन पहले 1 पोजीशन पे था, अब 3 पे जा रहा है, इसका मतलब ये ट्रायड सिस्टम होगा। अगर मान लो देखो यहाँ पे sp3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो किसके पास जाएंगे, गामा के पास जाएंगे। क्या गामा के पास हाइड्रोजन है? बिल्कुल, बीटा के पास मत जाना, गामा के पास जाना। तो बस यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ लाना और डबल बॉन्ड ला के यहाँ रख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना आसान है, कुछ देखा आप लोगों ने? अगर ये sp3 अल्फा नहीं होगा, क्योंकि ये NO2 ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन होगा, तो गामा वाले अल्फा को हाइड्रोजन को उठा के ले जाइए और उसको कर दीजिए। जैसे मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया था, हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ ले जाइए और डबल बॉन्ड को मतलब यहाँ से यहाँ, कुल मिला के आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं कीटो और इसको बोलते हैं इनॉल। अभी हम लोग परसेंटेज भी देखेंगे, किसका परसेंटेज कम होता है किसका ज्यादा होता है। इसी को बोलते हैं क्या, ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए कुछ क्वेश्चन है, फटाफट आपको बताना है कि टाटोमेरिज्म कराना है। देखो ये CO है, इसके पास sp3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ले जाओ, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ लाओ, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो, यहाँ देखो CH3 है, sp3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ ले जाओ, डबल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ लाओ, ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ, डबल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कीटोन या एल्डिहाइड है, इसके पास कोई भी sp3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ना तो गामा ही है, क्योंकि बीटा तक ही है, ये सब तो बीटा है ना, गामा भी नहीं है, इसका मतलब ये सो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो करेगा, हाइड्रोजन है, यहाँ से यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इधर से भी आप करा सकते हो। ठीक है, उस प्रकार ये भी नहीं करेगा क्योंकि इसके पास sp3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। ये भी नहीं ये भी नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया और आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन और पूछता है, इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि परसेंटेज इनॉल करेक्टर कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। क्लियर है कि नहीं? आपको कई सारे कीटो फॉर्म देंगे और कहेगा उसका परसेंटेज इनॉल फॉर्म कंपेयर करके बताइए। तो कैसे कंपेयर करते हैं, तो इसको बारे में आपको सिखा देता हूँ, फटाफट देखिएगा। तो परसेंटेज इनॉल करेक्टर कंपेरिजन, ठीक है। देखो पहली बात तो याद रखिएगा, जो कीटो फॉर्म होता है ना, जो कीटो फॉर्म होता है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 99% कीटो फॉर्म होता है और ओनली 1% क्या होता है, इनॉली फॉर्म होता है। ये बात याद रखिएगा सबसे पहले। अगर कोई जनरल कंपाउंड है, अगर उसका कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो कीटो फॉर्म है उसका 99% होता है और जो इनॉल फॉर्म होता है उसका केवल और केवल 1% होता है। पहले बात तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखिएगा कि थर्मोडायनेमिकली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। वही मैंने बताया कि अगर मोर स्टेबल होगा उसका परसेंटेज भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनॉल का भी परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आप देखोगे इनॉल का परसेंटेज कीटो से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जब आप इनॉल फॉर्म बनाओगे उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। इनॉल की स्टेबिलिटी कैसे कैसे दे सकते हो सकता है कि इनॉल में रेजोनेंस हो। अगर इनॉल में रेजोनेंस होगा तो उसकी याद रखिएगा परसेंटेज बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी आएगी तो परसेंटेज बढ़ेगा ना। एरोमेटिसिटी आ गया तो और अच्छा हो जाएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कहीं दिख रहा है आपको तो समझ लीजिएगा कि इनॉल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। और कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ अगर अल्फा हाइड्रोजन की बढ़ गई तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी इसके बारे में बताता हूँ ये क्या लिखा है, अगर ये भी हो जाए तो याद रखिएगा इसमें इनॉल का परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। आपको कई सारे कीटोन फॉर्म दिए हैं, ये देख लीजिए सारे कीटोन फॉर्म है। आपसे पूछा है इनके परसेंटेज इनॉल फॉर्म का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका एक फिनॉल है। अब देखो जब आप इससे ध्यान से देखो तो यहाँ पे sp3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको यहाँ पे कीटो का नहीं ऑर्डर बताना है, आपको परसेंटेज इनॉल का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सबका सबसे पहले इनॉल फॉर्म बना लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, क्या बताया था, अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास, डबल बॉन्ड को यहाँ लाओगे तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल तो एरोमेटिसिटी आ गई ना, तो इसमें 100% इनॉल होगा, कीटो फॉर्म 0 होगा। कीटो फॉर्म आप बोलोगे सर आपने बताया था कि कीटो फॉर्म ज्यादा परसेंटेज होता है, फिर ये क्यों हो गया? मैंने बताया ना, अगर ये सारे करेक्टर आते हैं, मतलब स्टेबिलिटी अगर इनॉल की बढ़ रही है, इसका मतलब कि जो इनॉल का फॉर्म परसेंटेज होगा वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इससे जब आप बनाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। आप बोलोगे सर इधर से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, बट कोई फायदा नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी जो हमारा इनॉल बनेगा, अगर आप इधर से निकालोगे डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, एक्चुअली इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। देखो डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस या कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो कोशिश किया करें जब भी हमेशा इनॉल फॉर्म ऐसा बनाइए, हमेशा स्टेबिलिटी को जरूर देखा करिए। तो हमेशा हाइड्रोजन इधर से निकालेंगे, लेफ्ट साइड है ये और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। बट ये फिनॉल से तो लेस स्टेबल है, देख लीजिए फिनॉल से तो कम स्टेबल है। क्यों कम स्टेबल है? तो ये आपका A ग्रेटर देन B। और इसके बाद यहाँ पे देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप परसेंटेज इनॉल का देखोगे तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C आ जाएगा, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
आपको मैंने एक लास्ट पॉइंट लिखा था कि अगर परसेंटेज इनॉल जो कंटेंट होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर भी डिफाइन करता है। एक बात याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक हाइड्रोजन है, यहाँ मान लीजिए CH मैंने दिया, CH2 लिख दिया, यहाँ पर मैंने एक कीटोन लगा दिया, यहाँ पर भी एक कीटोन लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हाइड्रोजन होंगे ना, ये इसकी एसिडिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप बोलोगे क्यों सर एसिडिटी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कि अगर हाइड्रोजन आप यहाँ से निकालोगे, मतलब एक हाइड्रोजन मान लीजिए आपने यहाँ से निकाल दिया, तो जो कार्बन इयान बनेगा ना, वो कार्बन इयान की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। कार्बन इयान की स्टेबिलिटी क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बन इयान की स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए ये हाइड्रोजन कैसा कहलाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन भी है, ये अगर एग्जाम्पल कहीं आपको दिख जाएगा, तो याद रखना यहाँ भी परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो बताओ, क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है या एक्टिव हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, यानी कि इसका परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये देख रहे हो कितना परसेंटेज इनॉल कंटेंट इसका कीटो से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब आप इसका, जब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ले जाओगे, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, या इधर मान लीजिए इधर OH आ जाएगा, मान लीजिए इधर से करा रहे हो मान लो, तो आपका यही बनेगा। क्या इसमें देखो 6 मेंबर किलिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। जब आप इसका इनॉल फॉर्म बनाओगे तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, देख लीजिए। और OH आ जाएगा तो क्या करेगा? ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब इसका परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा? कीटो से ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर आ गया, तो हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर वाला पार्ट था वो फाइनली कंप्लीट होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए, अब स्टीरियो आइसोमर हमारा नेक्स्ट पार्ट है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से बनते हैं वो स्टीरियो आइसोमर से ही बनते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट को हम लोग, एक हमारा कन्फर्मेशनल आएगा, दूसरा हमारा ज्योमेट्रिकल आएगा, फिर ऑप्टिकल आएगा। ये तीनों पार्ट अगर हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा फाइनली जो आइसोमर वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसमें मैंने कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। आपने देखा अगर आप स्कूल में या फिर कहीं भी कोचिंग वोचिंग में कहीं पढ़े होंगे, तो आपको खुद ही एहसास हो रहा होगा कि आप यहाँ पे कितना ज़्यादा पा रहे हो, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर को फटाफट देखिए आप लोग। दो आइसोमर विच हैव सेम, मैंने बताया था कि इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफिनेशन मैंने पीछे बता दिया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर आपका सेम होगा, बट डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन। लेकिन 3D ओरिएंटेशन उनका क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है ना। मतलब एक अगर ऊपर होगा नीचे होगा, मतलब 3D अरेंजमेंट उनका अलग अलग होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे ये क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो CH3 है, ये डबल बॉन्ड C है, ये देखो, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सिस 2 ब्यूटेन। अब लोग GI पढ़ेंगे, बताऊंगा। यहाँ पे CH3 देखो दोनों सेम साइड है, इसको सिस बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो CH3 अपोजिट साइड हो गया, इसको ट्रांस बोले, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस 2 ब्यूटेन बोलेंगे। बताओ क्या CH3 का अरेंजमेंट अलग अलग है? यहाँ पे तो दोनों CH3 ऊपर थे। देखो स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रक्चर भी देखो तो सेम है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। बस CH3 का एक बार ऊपर था, एक बार नीचे आ गया, मतलब उसका 3D अरेंजमेंट क्या हो गया? चेंज हो गया। 3D ओरिएंटेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। इसलिए ये आपस में क्या होंगे? याद रखिएगा, एक स्टीरियो आइसोमर होंगे। समझ में आया? चलिए, अब हम कुछ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एक होता है कन्फर्मेशनल और एक होता है कॉन्फिगरेशनल, है ना। तो कन्फर्मेशनल में हमको सबसे पहले पढ़ना है, तो दो स्टीरियो आइसोमर विच आर फाउंड बाय द, है ना, फ्री रोटेशन अबाउट एनी बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं? कुछ करना नहीं होता है इसमें, बस सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कराते जाते हैं और आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर बनता जाता है, ठीक है। और एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दो स्टीरियोमर विच आर formed due to different 3D orientation by molecule which are not interconvertible at room temperature without bond breaking, है ना। इसमें बॉन्ड मतलब इसमें एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर के बारे में पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं, और अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर के बारे में, डिफरेंट 3D अरेंजमेंट होगा, सबका अरेंजमेंट आप देखोगे अलग अलग होगा ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्म ड्यू टू द फ्री रोटेशन अराउंड एनी बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल, है ना। कैसे रोटेशन करते हैं, फ्री रोटेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एक न्यूमन प्रोजेक्शन डायग्राम बनाने आना चाहिए। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं कि न्यूमन प्रोजेक्शन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एथेन का। तो अगर आपको एथेन का न्यूमन प्रोजेक्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको दो कार्बन सिलेक्ट करना होता है। चलिए हम लोगों ने, इसमें दो ही कार्बन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर
आपने देखा होगा सिलेंडर, सिलेंडर में आप ऐसे इसको ऐसे देखो, ऊपर से अगर आप सिलेंडर को देखोगे तो क्या आपको ऐसे दिखेगा और पीछे एक कार्बन होगा, मतलब एक कार्बन बिल्कुल फ्रंट में होगा, एक कार्बन बिल्कुल पीछे होगा, जैसे सिलेंडर होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया, ये तो हो गया फ्रंट वाला कार्बन। चलो मान लो हम इधर से देख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट वाला कार्बन हो गया। अब ये पीछे वाला कार्बन होगा, अब ये तो दिखेगा नहीं कार्बन, तो मान लेते हैं इसके पीछे एक कार्बन और होगा बिल्कुल पीछे, और उससे भी 3 ग्रुप लगे हैं, एक हाइड्रोजन देखो, एक हाइड्रोजन फिर एक हाइड्रोजन, तीन तीन हाइड्रोजन इसके भी लगे हैं। तो इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड होगा ना, ये जो दोनों ये जो बॉन्ड है ना, इसको रोटेट कराते जाओ। तो आप रोटेट कराते समय एक चीज ध्यान रखना, एक को फिक्स कर लो, चलो आगे वाले को फिक्स कर लेते हैं और पीछे वाले को रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराते समय एक बात याद रखिएगा, आपको हमेशा 60-60 डिग्री पे रोटेट कराना है। टोटल 360 डिग्री होता है ना, तो 60-60 पे रोटेट करा के देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब आप इस पीछे वाले हाइड्रोजन को 60 डिग्री पे रोटेट कराओगे, इस बॉन्ड को रोटेट कराओगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये पीछे मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये तो यहीं पे था, और ये अगर यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये वाला कुछ यहाँ पे चला जाएगा, तो इस तरह से, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्म होता है ना, अगर डाईहेड्रल, पहली बात याद रखिएगा, ये जो दोनों बॉन्ड होते हैं ना, ये इनको हम लोग बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, इनके बीच जो एंगल होता है इनको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो याद रखिएगा, अगर दोनों पैरेलल थे, जब दूसरे एक दूसरे के पीछे पीछे थे, जैसे ये देखो एकदम पीछे पीछे पैरेलल थे, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच कितना एंगल होता है, 0 डिग्री होता है। तो अगर याद रखिएगा डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्लिप्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इक्लिप्स। और अगर डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। ये बात आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टैगर्ड फॉर्म और ये इक्लिप्स फॉर्म। अब एक बात बताओ, स्टैगर्ड और इक्लिप्स में आपको क्या लगता है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? सिंपल सी बात है, स्टैगर्ड की होगी। क्यों? आप बोलोगे क्यों सर? तो देखिए स्टैगर्ड में अगर 60 डिग्री एंगल हो जाएगा तो क्या इनके बीच रिपल्सन कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों पास पास में है, दोनों हाइड्रोजन पास पास में होंगे, तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, बट यहाँ पे तो रिपल्सन कम हो गया। तो रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए हमेशा स्टैगर्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो इक्लिप्स वाले से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बात आप याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर हम प्रोपेन का देखेंगे तो कुछ मत करिएगा। अच्छा, एथेन में तो 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा, फिर से अगर आप 60 डिग्री पे रोटेट कराओगे तो फिर से पहला वाला बन जाएगा, फिर से अगर आप इसको 60 डिग्री कराओगे फिर से, मतलब सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा, किसमें? एथेन वाले में। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं प्रोपेन की। तो प्रोपेन में देखो 3 कार्बन है, तो किसी 2 कार्बन को सिलेक्ट कर लो, 2 कार्बन साथ वाले को सिलेक्ट कर लो। चलो इसको और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इस कार्बन से देखो 3 ग्रुप कौन कौन से जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन है और एक मिथिल है, और इस कार्बन से तीनों ही आपका हाइड्रोजन है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, चलो देखता हूँ इधर से, तो ये कार्बन पहले दिखेगा और ये कार्बन फिर बाद में दिखेगा। तो हम लोग इसको और इसको सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो देखो जो सामने वाला कार्बन, इससे एक मेथिल लगा हुआ है, तो ये मेथिल हो गया, और 2 हाइड्रोजन हो गया, ये 2 हाइड्रोजन है। और जो पीछे वाला कार्बन है उससे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, ये और ये वाला हो जाएगा। तो देखो ये इक्लिप्स फॉर्म होगा, डाईहेड्रल एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होगा। फिर आपको 60 डिग्री पे रोटेट कराना है, तो रोटेट कराओगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब जो डाईहेड्रल एंगल होगा ये क्या हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या फिर से रोटेट कराओगे? बिल्कुल, फिर से रोटेट कराओगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको देख लीजिए पूरा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अगर रोटेट करके देख सकते हो। आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बता दीजिए। तो क्वेश्चन पे अभी हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन इसमें किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बता दूं, इसके बारे में फटाफट देख लीजिए 100 हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको बोलते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन डायग्राम। जैसे एक कार्बन ये होगा फ्रंट वाला, इसको बैक वाला, तो जैसे ये फ्रंट वाला ये बैक वाला, ठीक है ना, वही स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से कर दिया। क्या इसमें दोनों हाइड्रोजन ये वाला और ये वाला क्या ये पैरेलल है? और पैरेलल होगा तो यानी कि डाईहेड्रल एंगल इसमें कितना होगा, 0 डिग्री होगा, यानी कि ये क्या होगा, इक्लिप्स होगा। और अगर इसको आप 60 डिग्री पे रोटेट करा दिए, मतलब ये यहाँ पे आ गया पीछे वाले को, जैसा आप लोगों ने पीछे किया था ना, ठीक है ना, वो न्यूमन प्रोजेक्शन डायग्राम था। इसको क्या बोलते हैं, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो अलग अलग नाम है, कोई ज्यादा यूज नहीं है इसका। तो जब आप इसको 60 डिग्री रोटेट कराओगे या फिर जैसे भी कराओगे तो क्या आपको कुछ ऐसे बन जाएगा। ये देखो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये देखो यहाँ आ गया, और ये वाला नीचे चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ गया, और ये तो ये बताओ कितना, ये स्टैगर्ड फॉर्म कौन सा, क्योंकि डाईहेड्रल एंगल अब कितना हो जाएगा, अब इस हाइड्रोजन के बीच कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ये स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए फटाफट और 4 चीजें देख लीजिए। तो आप अगर चाहो तो किसी भी 100 हॉर्स को न्यूमन प्रोजेक्शन में चेंज कर सकते हो। कैसे? जैसे अगर ये डायग्राम दिया हुआ है या यही डायग्राम दिया है, इसमें चेंज करना हो तो चेंज कर लोगे। बिल्कुल, कैसे चेंज करोगे देखो,
सबसे पहले आपको न्यूमन प्रोजेक्शन में करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो इधर से देख रहे हो तो ये कार्बन पहले दिखेगा, तो ये कार्बन दिख गया। ऊपर क्या लिखा है, ए, देखो ऊपर ए लगा है, राइट साइड एक्स है, लेफ्ट साइड बी है, तो राइट साइड एक्स है, लेफ्ट साइड बी है, तो ऐसे लगा देना। उसके बाद पीछे वाला देखो तो ऊपर ए डैश है, तो ऊपर आपका यहाँ पे ए डैश हो जाएगा। इधर देखो बी डैश है, तो इधर बी डैश लगा देना, और इधर देखो यक्स डैश है, इधर यक्स डैश लगा देना। तो क्या आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर लोगे, एक दूसरे को कन्वर्ट कर लोगे, मतलब कि सा हर्स को न्यूमन में और न्यूमन को सा हर्स में, इस तरह से आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो अगर हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस आप एथेन की बात करें तो देखो एथेन में कितने तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, आप फटाफट इसमें देख लीजिए। देख लीजिए, एथेन में मैंने आपको बताया था कि दो ही स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो ये बनेगा और एक आप जब उसको 60 डिग्री पे रोटेट कराओगे तो ये वाला बन जाएगा, स्टैगर्ड वाला बन जाएगा। तो मतलब ये आपका इक्लिप्स हो जाएगा और ये आपका स्टैगर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्यू है, स्क्यू का मतलब बीच में अगर कोई एंगल आप लेते हो 0 से 60 डिग्री पे अगर आप रोटेट कराओगे उसको स्क्यू बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको स्टैगर्ड और इक्लिप्स याद रखना है। ठीक है ना, बोलो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टैगर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें कुल मिला के मैंने बताया था कि इनके बीच रिपल्सन काफी होता है ना, अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो अगर ये इक्लिप्स फॉर्म में होंगे तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, और इनके बीच रिपल्सन काफी कम हो जाएगा, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है कि कितने तरह के होते हैं ये सारी चीजें, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर लिखा जाए तो ये कुल मिला के आपका कितने प्रकार के रिपल्सन होते हैं, एक वंडरवाल्स रिपल्सन होता है, एक टॉर्सनल रिपल्सन होता है। वंडरवाल का मतलब एटम एटम के बीच, जो एटम एटम जो आपका ए और बी के बीच जो आपने एटम यहाँ पे यूज किया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके बीच जो रिपल्सन होगा उसको बोलेंगे वंडरवाल्स रिपल्सन। और टॉर्सनल का मतलब जो बॉन्ड बॉन्ड के बीच, क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो बॉन्ड बॉन्ड के बीच जो रिपल्सन होगा, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये देखो, ये बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड के बीच में क्योंकि दो कोई बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो बॉन्ड बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो हमारा रिपल्सन होगा उसको बोलते हैं टॉर्सनल रिपल्सन। और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच जो रिपल्सन होगा उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिपल्सन, याद रखिएगा, वंडरवाल्स रिपल्सन बोलते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने बता दिया था कि स्टैगर्ड सबसे ज्यादा, स्क्यू भी होगा क्योंकि स्क्यू में भी कुछ आप 0 से 60 डिग्री के बीच कुछ भी एंगल ले सकते हो। उसके बाद इक्लिप्स की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, और जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। सबसे ज्यादा रिपल्सन भी इसी में होगा, इसलिए इसी का स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है ना इक्लिप्स में, क्योंकि इक्लिप्स में क्या होता है, डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा, और अगर डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा तो उनके बीच जो रिपल्सन होगा वो मैक्सिमम होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर आपको एन ब्यूटेन का बनाना, देखो एन ब्यूटेन में कितने बन सकते हैं, पहले फटाफट देखो। हम लोग इन दोनों कार्बन को ले रहे हैं, ठीक है, इसके अराउंड हम रोटेट करा रहे हैं, बीच वाले को, किसी को भी कर सकते हो, बट आपको क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम बना के देगा, तो आप क्लियर कर जाओगे किसको रोटेट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको और इसको कार्बन को सिलेक्ट करोगे तो क्या ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों आपका एक मेथिल इसके साथ रहेगा, एक मेथिल इसके साथ रहेगा। तो चलो हम फटाफट बनाते हैं। देखो पहले ये वाला कार्बन एक मेथिल इसके साथ, एक मेथिल पीछे वाले के साथ, बाकी सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब पीछे वाले को 60 डिग्री पे रोटेट कराओ तो ये बन जाएगा, फिर 60 डिग्री रोटेट कराओगे, देखो फिर यहाँ पे आ गया, फिर कराओगे तो ये नीचे आ जाएगा, फिर कराओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर कराओगे तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो तो कुछ स्ट्रक्चर आपको सेम सेम दिख रहे होंगे, कौन कौन से बताइए, कुछ कुछ, यानी कि इसको हम लोग चलो फर्स्ट मान लेते हैं सेकंड। क्या आपको सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर और 6 नंबर का स्ट्रक्चर दोनों सेम सेम दिख रहा है, 2 और 6 वाला देखिए, 2 वाला 6 दोनों सेम सेम है, एक बार मेथिल इधर है एक बार मेथिल इधर है, बात देखिए, तो 2 और 6 वाला सेम सेम है। उसी प्रकार थर्ड और फिफ्थ वाला भी स्ट्रक्चर देखिए सेम सेम है, क्योंकि मेथिल हाइड्रोजन साथ साथ है, मेथिल हाइड्रोजन साथ साथ है, तो यहाँ भी देखो फिफ्थ वाला मेथिल हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी देखो मेथिल हाइड्रोजन है, तो ये दोनों भी आपस में देखो साथ साथ है, इसका मतलब ये आपका बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, 5वां 6वां आप हटा सकते हो क्योंकि ये सेम सेम है ऊपर वाले के, बट आपको 6 बना देना है। स्टार्टिंग में आप एक काम क्या करिए, 6 बना दीजिए, बाकी चेक कर लीजिएगा कि कौन क्या है। ठीक है ना, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें स्टैगर्ड और एंटी तो होता ही है, बट यहाँ पे स्टैगर्ड में 2 बन गए हैं, ध्यान से देखो। तो इसमें आपको स्टैगर्ड में 2 फॉर्म दिख रहे हैं, कौन कौन सा, एक स्टैगर्ड में आपको ये दिख रहा है जिसमें डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, और एक स्टैगर्ड आपको ये दिख रहा है जिसमें डाईहेड्रल, देखो इसमें स्टैगर्ड में क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, इस स्टैगर्ड में मेथिल और मेथिल दोनों पास पास है, देखो मेथिल मेथिल पास पास है, और इस स्टैगर्ड में ध्यान से देखो तो मेथिल मेथिल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि मेथिल मेथिल के बीच यहाँ पे 180 डिग्री होगा और यहाँ मेथिल मेथिल के बीच 60 डिग्री होगा। चलो बता दो, ये तो मैंने आपको बताया था कि स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये मैंने बताया था ना, स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब स्टैगर्ड फॉर्म में भी 2 आ गया है, इसको बोलते हैं गॉच। अगर मेथिल मेथिल के बीच डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलते हैं गॉच, और अगर काफी 180 डिग्री हो गया इसको बोलते हैं एंटी, है ना, इसको बोलते हैं एंटी। तो बताओ
कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एंटी में मेथिल मेथिल के बीच डिस्टेंस काफी है, यानी कि एंटी की स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होगा, उसके बाद यहाँ पे किसका होगा, गॉज का होगा, ठीक है। अच्छा, इक्लिप्स में भी दो है, एक थर्ड वाला एक फर्स्ट वाला, चलिए बताइए। यहाँ देखो, इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स। फुल्ली क्लिप्स का मतलब होता है अगर दोनों मेथिल के बीच डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा, इसको बोलेंगे फुल्ली क्लिप्स। और पार्शियली क्लिप्स का मतलब होता है कि अगर इनके बीच देख रहे हो मेथिल मेथिल थोड़ा दूर है, मतलब 120 डिग्री पे है, इसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स। थोड़ा बनाएंगे ना ज्यादा क्लियर होगा। बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, पार्शियली क्लिप्स की, पार्शियली क्लिप्स की ज्यादा होगा, और फुल्ली क्लिप्स वाले का सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि इक्लिप्स का तो वैसे ही कम होता है, ऊपर से इसमें रिपल्सन भी देखो मेथिल मेथिल बिल्कुल पास पास है, तो ये फुल्ली इक्लिप्स आ जाएगा। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। अगर आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछा जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, फुल्ली इक्लिप्स की। किसकी हो जाएगी, याद रखिएगा, फुल्ली इक्लिप्स की होगी। और सबसे कम जो एनर्जी होगी वो एनटी की होगी। तो स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा होता है एनर्जी। दोनों ही ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, एक लास्ट है इसमें, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। राइट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशनल 2 फ्लोरो एथेनॉल। 2 फ्लोरो एथेनॉल का मतलब ये हो जाएगा, ये आपका 2 है फ्लोरो, और यहाँ पे देखो एथेनॉल लिखा हुआ है। इसमें ध्यान से देखो तो फ्लोरीन और OH के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो फिर से चलो, इस कार्बन को हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके राउंड हम लोग रोटेट कराएंगे। तो एक फ्लोरीन इसके साथ होगा, एक OH इसके साथ होगा। देखो फ्लोरीन OH यहाँ होगा, तो इसको बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स, इसको बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स। पीछे वाले को रोटेट कराओ तो OH यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देखो है ना, इसको क्या बोलेंगे, गॉच बोलेंगे, है ना। मैंने बताया था ना, अगर ये दोनों ग्रुप डिग्री अगर 60 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे, गॉच बोलेंगे। और अगर OH यहाँ पे होता तब इसको बोलते हैं एंटी। तो इसको आप और भी फॉर्म बना सकते हो, ये आपका एंटी हो जाएगा और ये गॉच। अच्छा, ऑर्डर एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होता है बताइए। सबसे ज्यादा एंटी होता था गॉच। जब मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवाया था तो मैंने आपको बताया था कि एंटी की स्टेबिलिटी गॉच से ज्यादा होती है, ये तो बताया था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे गॉच की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आप बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्यों हो गया। तो क्योंकि गॉच में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ध्यान से देखो, ये जो गॉच वाला है ना, यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बीच ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब यहाँ पे जब OH होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि ये फ्लोरीन से काफी डिस्टेंस पर है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगा। देखो याद रखना, जनरली क्या होता है, एंटी की स्टेबिलिटी गॉच से ज्यादा होती है, बट यहाँ पे ज्यादा होने, गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होने का पीछे रीजन क्या है, क्योंकि गॉच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, एंटी से ज्यादा हो गई, ठीक है। बाकी उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स आएगा, फुल्ली इक्लिप्स आएगा। फुल्ली इक्लिप्स में तो काफी ज्यादा रिपल्सन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्शियली इक्लिप्स के बाद फुल्ली इक्लिप्स, ये बात याद रखिएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखेंगे। तो पार्शियली इक्लिप्स का मतलब कौन सा हो जाएगा बताओ। फुल्ली इक्लिप्स में तो ज्यादा रिपल्सन होगा, तो भले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रहा है, बट रिपल्सन तो काफी हो जाएगा, बिल्कुल पास पास है ना। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा। चलिए, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो जो साइक्लोहेक्सेन होता है ना, मतलब सिंपल से अगर आप साइक्लोहेक्सेन बनाओगे तो ऐसे, इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, तो ये सारे फॉर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 6 मेंबर की रिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, मतलब कि चाहे 7 मेंबर रिंग से कंपेयर करो, चाहे 8 से कंपेयर करो, चाहे 3 से करो, चाहे 4 से करो, चाहे 5 से करो, किसी से भी अगर आप कंपेयर करते हो तो साइक्लोहेक्सेन की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। चलो, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अब देखो इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल साइक्लोहेक्सेन बिकॉज फ्लिपिंग भी इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें देखो चेयर फॉर्म होता है, हाफ चेयर होता है, ट्विस्ट बोट होता है, बोट होता है। और इसमें याद रखना, जो चेयर फॉर्म होता है ना, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखना, ये सब साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म है। मतलब चेयर क्यों बोल रहे हैं, देखो चेयर फॉर्म बन रहा है कि नहीं, चेयर ऐसे होता है ना, एक आदमी यहाँ बैठा रहता है, पैर ऐसे, है ना, तो ये चेयर फॉर्म है। ये देखो हाफ चेयर है, उसके बाद ट्विस्ट बोट है, उसके बाद बोट है, उसके बाद मतलब कई सारे फॉर्म होते हैं। चारों फॉर्म आप याद रखिएगा, चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट और बोट। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है याद रखिएगा, ये होता है चेयर फॉर्म का। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हमारा ये पार्ट खत्म हो गया, तो 2 पार्ट हमारे और बचते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीआई, मतलब कि आप कैसे भी कोई अगर स्ट्रक्चर दे दिया है, अगर उसमें जीआई शो कर रहा है तो कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। केस 1 की हम लोग इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे, लगभग 3 केस हैं। तो पहला केस अगर आप ध्यान से देखो, इसमें लिखा है मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर में सिमेट्री नहीं है, अगर मान लीजिए जो मॉलिक्यूल है अगर इसमें सिमेट्री नहीं है, और n नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है,
तो अगर मान लीजिए कि इसमें एक डबल बॉन्ड है या फिर जो भी जितने भी डबल बॉन्ड आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं पहले उनको काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो बस जितने भी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड आपके ज्योमेट्रिकल जीआई शो करेंगे उनको एन मान लेना और 2 की पावर एन लगा देना, यही आपका टोटल नंबर ऑफ जीआई आ जाएगा। सिंपल सा है। अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, मेथिल है सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे ई टी, यहाँ पे देखो एथिल है, यहाँ पे मेथिल, मतलब कि इसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है। ये बात आप लोग मानते हो, सिमेट्री तो है नहीं, क्योंकि अगर आप बीच में से कट करोगे तो दोनों साइड सेम नहीं है तो सिमेट्री नहीं है। तो जो बताओ इसमें कितने डबल बॉन्ड है जो जीआई शो कर रहे हैं, ये भी जीआई शो कर रहा है, ये भी जीआई शो कर रहा है, मतलब एन इक्वल टू 2 होगा। तो अगर सिमेट्री नहीं है और 2 पाई बॉन्ड जीआई शो कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। वही जो यन होता है उसी को नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड बोलते हैं। तो यानी कि 2 होगा, यानी इक्वल टू 2 कर दोगे तो 2 की स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। बाकी आप बना के देख सकते हो, एक आपका जेड जेड बनेगा, एक आपका ई ई बनेगा, पीछे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, एक आपका ई जेड बनेगा और एक आपका जेड डी बन जाएगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटी इसमें होंगी। तो इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कितने होंगे तो क्या बनेगा, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो इसमें किसी तरह की कोई भी सिमेट्री नहीं है, देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो एक ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, एक ये भी है ना, मैंने बताया था कि ये भी जीआई शो करेगा क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है। तो ये दो यानी एन इक्वल टू 2, किसी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं है तो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1, ये 2 और ये देखो 3, यानी 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। यहाँ देखो 1 2 और ये 3, तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। यहाँ देखो ये दो कंटिन्यू, मैंने बताया था ना, अगर दो डबल बॉन्ड कंटिन्यू होगा तो ये जीआई शो नहीं करेगा, बल्कि ये ऑप्टिकल शो करता है, बाद में देखेंगे ना, ये जीआई शो नहीं करेगा, तो ये बात याद रखिएगा। बस एक ही है, एन इक्वल टू 1 है, यानी कि 2 की पावर एन, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल्स इज सिमेट्रिकल। अभी तो हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल देखा था। तो अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल में सिमेट्री है और एन नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, अब आप कैसे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करोगे, तो फटाफट देख लीजिए। एन जो है ये आपका इवन नंबर हो सकता है, या फिर जो एन है ये आपका ऑड नंबर भी हो सकता है। ठीक, सीधी सी बात है यार, अगर सिमेट्री है तो जो एन है वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर एन इवन है, अगर एन की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ जो जीआई होता है वो 2 की पावर एन माइनस 1 प्लस 2 की पावर एन बाई 2 माइनस 1 होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना है बस आपको। और अगर एन की वैल्यू ऑड है तो 2 की पावर एन माइनस 1 प्लस 2 की पावर एन माइनस 1 बाई 2 होता है टोटल नंबर ऑफ जीआई। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, ये एग्जाम्पल देखिए, बताइए क्या इसमें जीआई, क्या इसमें सिमेट्री है? बिल्कुल। अगर आप बीच में से ऐसे कट करोगे तो देखो इसमें जैसे लेफ्ट वैसे राइट, तो यहाँ पे जीआई शो होगा, मतलब सिमेट्रिकल है। और ये देखो डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है जो कि जीआई शो करते हैं, मतलब नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड कितने हैं, 2 है, यानी कि इवन है। यानी कि वैल्यू 2 है मतलब इवन है। और अगर इवन होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगा दो बस, यानी कि वैल्यू 2 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर देखो लिखेंगे 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, सॉल्व करोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और उसी तरह अगर ऑड हो जाए कहीं पे तो ऑड वाला लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या आप बताओगे कितने हैं, यानी ये देखो इसमें सिमेट्री है, देखो अगर आप बीच में से कट करोगे ना तो एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है और एक ये डबल, मतलब टोटल की एन इक्वल टू 3 होगा। एन इक्वल टू 3 ऑड नंबर है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऑड वाला। तो जीआई कितना हो जाएगा, 2 की पावर एन माइनस 1 प्लस 2 की पावर एन माइनस 1 बाई 2, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एम एस सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और ये देख लीजिए, ये भी मैंने बताया था ना कि रिंग भी एक जीआई शो कर सकता है। और यहाँ डबल बॉन्ड है ये, तो 1 2 और यहाँ पे 3, और ये देखो सिमेट्री है तो सेम आंसर आएगा जो पुराना पीछे वाला था। यहाँ पे देखो 3 कंटिन्यू है ना, एक मतलब 2 रिंग है और एक डबल बॉन्ड कंटिन्यू है, यानी कि यहाँ से एन इक्वल टू, मतलब यहाँ से एक एन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही जीआई शो करेगा यहाँ से। और यहाँ से एक आ जाएगा 2 और यहाँ से 3, और यहाँ पे किसी तरह का कोई सिमेट्री नहीं है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 है ना, 2 रिंग है तो 2 रिंग नहीं करता है तो ये जीआई शो नहीं करेगा। केवल एक डबल बॉन्ड ये जीआई शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग होने चाहिए थे ना जीआई शो करने के लिए, ये नहीं शो करेगा। तो एन इज इक्वल टू 1 का मतलब 2 हो जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। इस तरह से आप सारी चीजों को यहाँ पे कर चुके हो। जीआई खत्म होता है हमारा अच्छे से। अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे होगा। हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि काफी आसान है और इसको समझना आपके लिए बहुत आसान है। मैं सारे कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आधे घंटे में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से फटाफट आपको सारी चीजें देखनी है।
तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है। दोज आइसोमेरिज्म विच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल लाइट आर रिलेटेड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको डिफिनेशन पढ़ के समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको आप समझा देता हूँ। जैसे घर में नॉर्मल लाइट होती है, नॉर्मल लाइट का मतलब जो सभी डायरेक्शन में जाती है ना, घर में लाइट जलती सभी डायरेक्शन में होती है। अगर आप इसको किसी पोलराइजर से पास कराओगे, पोलराइजर में क्या होता है, एक पतले सा ऐसे बहुत पूरा पतली सी एकदम होल्ड मतलब एक होता है ना, तो जब ये लाइट इसमें से पास होगी तो ये जो भी लाइट सारे डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब सभी डायरेक्शन में जा रही थी, वो एक सिंगल डायरेक्शन में शो करेगी, ठीक है ना। जब आप पोलराइजर से पास कराओगे तो पोलराइजर में क्या होगा, सारी डायरेक्शन की लाइट जब इतने पतले से होल से पास करेगी तो क्या होगा, एक सिंगल डायरेक्शन में शो करेगी। इसी को बोलते हैं पीपीएल लाइट। कौन सा, कि जब आप नॉर्मल लाइट को किसी पोलराइजर या निकॉल प्रिज्म, पोलराइजर के थ्रू पोलराइजर के लिए क्या यूज करते हैं, निकॉल प्रिज्म यूज करते हैं। तो जब आप नॉर्मल लाइट को निकॉल प्रिज्म से पास कराओगे तो जो लाइट बनेगी उसको बोलते हैं पीपीएल लाइट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब इस पीपीएल लाइट को आप सैंपल ट्यूब से पास कराओगे। सैंपल ट्यूब्स का मतलब कि इस सैंपल ट्यूब में आपका एक कायरल कंपाउंड भी हो सकता है, या मतलब जो ऐसे कंपाउंड होंगे, ये जो आपने सैंपल ट्यूब लिया है इसमें ऐसे कंपाउंड का सैंपल है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर इस पीपीएल लाइट को आपने इस सैंपल ट्यूब से पास कराया, ठीक है ना, तो आपका जो रिजल्ट यहाँ पे मान लीजिए एनालाइजर है, रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, तो हो सकता है कि जो पीपीएल लाइट हो वो कुछ एंगल पे इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाए, या हो सकता है ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाए, या तो क्लॉकवाइज हो जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो ऐसे, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ऐसे। तो याद रखिएगा, अगर ये पीपीएल लाइट अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, मतलब अगर रोटेट कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो याद रखिएगा इस सैंपल ट्यूब में क्या रहा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कोई कंपाउंड रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि आपने आपने 3 सैंपल लिया है ना, एक सैंपल ट्यूब 1 का लिया, एक बी का लिया, एक सी का लिया। आपको चेक करना है कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर है। सैंपल ट्यूब का मतलब इसमें जो आप सैंपल ले रहे हो, एक बार ए का लिया, एक बार बी का लिया, एक बार सी का लिया, ठीक है। मान लीजिए आपने सैंपल ए लिया, यहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिंपल सी बात है, अगर पीपीएल लाइट जो है रोटेट नहीं कर रही है कोई भी एंगल पे, जैसे आ रही थी वैसे ही इधर भी आ गई, सिंपल वैसे ही, इसका मतलब कि वहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट कर गया थीटा डिग्री प्लस थीटा डिग्री पे, तो यानी कि क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन को क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी बोलेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, इसको एल आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, लेकिन क्या तीनों बिहेवियर शो कर रहे हैं, तीनों अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ए बी सी तीनों एक दूसरे का क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ये बात याद, क्योंकि तीनों अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, और एक क्या हो रहा है बताइए, एक आपका जैसे था वैसे ही है ना, लेकिन तीनों का बिहेवियर एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए तीनों क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ सबको, ठीक है। बट जो ये अल्फा 0 डिग्री होगा, ये बात याद रखिएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अभी बात करेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है। क्लियर हो गया। तो सबसे बड़ी जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये समझना है कि कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर शो तभी करेगा। अब देखो ऑप्टिकल में दोनों चीज़ें होती हैं, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो ऑप्टिकल टर्म है ना, ऑप्टिकल डिसाइड करने के लिए, केवल ऑप्टिकल डिसाइड करने के लिए आपको चाहिए क्या, कायरल कार्बन, ठीक है। ध्यान से सुनिए, कायरल कार्बन, अगर कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल होगा। अब वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो मैं अभी आपको बता देता हूं। अगर कायरल के साथ साथ इसमें सिमेट्री भी आ जाए, है ना, याद रखिएगा, इसमें सिमेट्री भी आ जाए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, सिंपल सी। अगर सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर सिमेट्री आ जाए तो ऑप्टिकली। चलो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मतलब इसको मेसो कंपाउंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड बोलते हैं। अभी आगे ये सब सारी चीज़ें आएंगी तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑप्टिकल कंपाउंड कौन होंगे। तो ऑप्टिकल कंपाउंड कौन होंगे, जो कि जिसमें क्या होगा, कायरल एटम होगा। कायरल एटम किसे बोलते हैं, याद रखिएगा, कायरल एटम का मतलब ऐसा एटम जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए।
ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मतलब टेट्राहेड्रल फॉर्म में होना चाहिए, और जो भी 4 ग्रुप लगे हों चारों डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आपको ज़्यादातर कार्बन के बारे में पूछा जाता है, बट और भी एटम में कायरल कार्बन शो कर सकते हैं, मतलब कायरल एटम हो सकते हैं, बट एग्जाम में आपको कार्बन के ही फॉर्म में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कि आप कार्बन से 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा सकते हो, चारों डिफरेंट डिफरेंट। याद रखिएगा अगर चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वो कार्बन कैसा होगा, एक कायरल कार्बन होगा। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे होंगे सही स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना है ना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल होता है वह कुछ 109 डिग्री 28 मिनट होता है ना, यानी कि आप एक प्लेन में चारों को नहीं बना सकते। इसका मतलब जेड जो होगा वो इनसाइड है, इसको बोलते हैं इनसाइड, अंदर की ओर, है ना। ये जो आपको एक्स और वाई दिख रहा है ये तो इस प्लेन पे है जिस पर आप देख रहे हो ना, ये सरफेस प्लेन पे, इस प्लेन पे है। लेकिन जो आपका जेड है वो प्लेन के अंदर है, और जो वाई है इसको डैश बोलेंगे, डैश, इसको वेज बोलते हैं। वेज मतलब अंदर, और डैश नहीं, डैश का मतलब होता है अंदर, इसको वेज बोलते हैं। वेज का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो डब्ल्यू कहाँ है, आउटसाइड है, ये कहाँ है, आउटसाइड है। ठीक है, तो ये आउटसाइड है आपका, और ये कहाँ है आपका, इनसाइड है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, और ये दोनों कहाँ पर है, ऑन द प्लेन। तो हमेशा देखोगे आप जब भी टेट्राहेड्रल में जो 4 ग्रुप होते हैं उसमें से जो 2 ग्रुप होता है वो प्लेन पर ही होते हैं, और जो 2 ग्रुप होते हैं एक बाहर होता है और एक कहाँ होता है, अंदर होता है। ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या पता आपसे पूछ लिया जाए कि कितने मिनिमम कार्बन एटम की जरूरत पड़ेगी किसी भी एल्केन में कायरल कार्बन को शो करने के लिए। याद रखिएगा 7 कार्बन। 7 कार्बन से कम लोगे तो कभी कायरल कार्बन बन ही नहीं पाएगा किसी एल्केन में। अब बोलोगे सर कैसे, देखो मैंने बताया था कि कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है कि चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो। एक आपने हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा तो मेथिल लोगे, अब तो मेथिल ले नहीं पाओगे तो एथिल लेंगे, अब एथिल भी नहीं ले पाओगे तो क्या लेंगे, प्रोपिल लेंगे, है ना। कितने कार्बन, 3 + 2 + 1 + 1, यानी कि टोटल 7 कार्बन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको किसी भी एल्केन में कायरल कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको फटाफट बताना है कि किसमें कायरल है, कौन कायरल है बताइए। यहाँ पे देखो कायरल है, ठीक है, देखो कायरल है क्योंकि यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है इस कार्बन का। यहाँ पर भी देखो ये कायरल, ये कायरल, तो 2 कायरल कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कायरल कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कायरल कार्बन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आ गई। याद रखिएगा अगर सिमेट्री लाइन पर कोई भी कार्बन आ जाए उसमें कभी भी कायरल एटम नहीं होता। क्यों नहीं होगा सोचो, इस कार्बन के पास देखो एक Br है, एक हाइड्रोजन है। अब देखो इधर जाओगे तो इधर जाओगे सेम सेम, इधर जाओगे, इधर जाओगे सेम सेम, फिर इधर आओगे क्या बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, मतलब इधर वाले ग्रुप में और इधर वाले ग्रुप में कोई डिफरेंट ही नहीं है, दोनों सेम सेम है। इसका मतलब आप सिमेट्री यहाँ बना सकते हो। तो सिमेट्री लाइन पर अगर कोई कार्बन एटम आ जाता है वो कभी भी कायरल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बताओ कायरल है क्या, बिल्कुल यहाँ पर भी एक कायरल है। ठीक है, और क्योंकि सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे देखो कायरल है, यहाँ भी कायरल है, तो 2 कायरल कार्बन है, सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे देखो कायरल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ फिर से, ये अगर ऐसे खींचोगे लाइन ना तो ये सिमेट्री लाइन पर आती है, ये भी कायरल नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये कायरल नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी देखो एक कायरल यहाँ पे, यहाँ पे भी 2 कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो कायरल कार्बन का मतलब वही, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ना, तो एक चौथा ग्रुप क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक इधर वाला और एक इधर वाला, यानी चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि ये कायरल कार्बन शो करेगा। क्लियर हो गया, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन फार्मूले की। कुछ प्रोजेक्शन फार्मूले हम लोग पहले भी डिस्कस किया था जब हम लोग पीछे पढ़ रहे थे न्यूमैन, जब हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो बट यहाँ पे भी आप लोग देख लो प्रोजेक्शन फार्मूले के बारे में। ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन, साहर्स प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन और डैशर प्रोजेक्शन, इनके बारे में हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, साहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है और डैशर प्रोजेक्शन क्या होता है, इन पर आप लोग को आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी सीखना है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कैसे हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। तो चलिए फटाफट करके एक एक करके देखते हैं, आप लोग एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन की, है ना। तो फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, कैन वनली बी इक्लिप्स कन्फर्मेशनली। ठीक है ना, तो इसके बारे में तो देख लीजिए। ये जो डायग्राम इस तरह से आपको दिख जाए तो इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, मतलब आपको चाहे ऐसे दिखा हो, कहीं पे अगर ऐसे लिखा हो तो इसको बोलते हैं हमेशा फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट नहीं है ना। मतलब यहाँ पे कायरल कार्बन हो सकता है, मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे Cl लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, Br लगा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। ठीक है ना। प्रियोरिटी आर्डर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो वही हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे जब हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तो। ठीक है, चलिए करके फटाफट देखिएगा आप लोग। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, जैसे ये आपको याद है, ये आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन है, बताइए, और ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन है,
और ये आपका फिशर डायग्राम है। देख लीजिए फिशर डायग्राम है। कई बार एक प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता दूं, कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, बट क्या पता आ जाए। क्या मैं आपको जब कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ा रहा था तो इसको इसमें चेंज करवाया था या इसको इसमें चेंज करवाया था, कैसे करवाया था? ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये भी फ्रंट वाला कार्बन है, नीचे वाई है, नीचे वाई है, इधर ए है, इधर ए है, इधर बी है, इधर भी बी है, ठीक है। और जो पीछे वाला कार्बन है देख लीजिए, ऊपर एक्स है, इधर डी है और इधर आपका ई है। देख रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से ये आपका एक डायग्राम हो जाएगा। अगर आप इसको चाहते हो फिशर डायग्राम में बनाना तो फिशर में कैसे चेंज कराएंगे? देखो ये आपका फ्रंट वाला कार्बन है, तो ये आपका फ्रंट वाला कार्बन हो गया, नीचे वाई है, नीचे वाई है। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, इधर ए है, इधर ए है, इधर बी है, इधर बी है। मान लो नीचे से आप देख रहे हो, फ्रंट यही दिखेगा। अब एक बात याद रखिएगा, जो पीछे वाला कार्बन होगा वो तो ये वाला होगा। अब ऊपर क्या है, यक्स है, तो ऊपर हमने यक्स लगा दिया। इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप इस डायग्राम से ये या फिर इस डायग्राम से चेंज करना चाहोगे, हमेशा जो ऊपर होगा, जो ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ देखो y नीचे है, तो y के लिए जैसा था आप लोगों ने वैसे लिख दिया, मतलब y इधर था, लेफ्ट साइड a था, b था, तो y के लिए तो वही सेम सेम होगा। लेकिन याद रखिएगा, जो ऊपर वाले ग्रुप अगर कोई आ जाए तो ऊपर वाले के लिए राइट और लेफ्ट चेंज कर देते हैं। सिंपल सा है, याद रखिएगा। तो ऊपर तो यक्स है, तो यक्स लिख दिया। इसके यक्स के लेफ्ट में कौन है, d है, राइट में e है, तो d और e को चेंज कर दोगे तो d आ जाएगा राइट और e आ जाएगा लेफ्ट। समझ में आया? नहीं आया क्या, बताइए। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल करता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। देखिए मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये ऐसे बना दिए, चलो ऐसे बना देता हूँ पहले। एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे y यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, y यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया। मान लीजिए मैंने y हो गया, a हो गया और यह मान लेते हैं कुछ b हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं b हो गया और इधर हम लोगों ने मान लिया कुछ x है, ठीक है। और ये मान लिया कुछ a कितना हो गया, d हो गया और ये मान लेते हैं कुछ e हो गया। चलिए अब फटाफट बताइए, जब आप इसका बनाने जाओगे तो कैसे होगा, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपका सामने कौन दिख रहा है, सामने आपको ये दिख रहा है, तो सामने आपको ये दिख रहा है, तो सामने ये वाला कार्बन हो जाएगा। क्या ये वाई ऊपर है? बताओ, वाई ऊपर है, तो वाई ऊपर है तो मतलब यहाँ लगा दो। अब ऊपर तो नहीं लगा सकते, यहीं लगाओगे ना वाई को, ठीक है। और यहाँ पे तो यक्स हो जाएगा पीछे वाले को। तो सामने वाले कार्बन पे एक वाई लगा हुआ है, एक ई लगा, एक बी लगा हुआ है, एक ए लगा हुआ है। मैंने बताया था अगर कोई ऊपर होगा ना, उसके लिए लेफ्ट और राइट को चेंज कर देते। तो बताओ वाई के लिए क्या करेंगे, ए और बी को चेंज कर देंगे, मतलब इधर आपका बी आ जाएगा, इधर आपका ए आ जाएगा। क्या यक्स भी ऊपर है? बिल्कुल एक्स भी ऊपर है, यानी यक्स का फिर लेफ्ट राइट चेंज कर देंगे। तो यक्स के राइट में ई है, तो ई इधर कर देंगे, इधर आपका डी कर देंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा ना, तो इसी का ही यूज आएगा, इसी से आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग फटाफट आर एस कॉन्फ़िगरेशन को सीख लेते हैं। काफ़ी आसान सा टॉपिक होता है आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चेंज करने आ गया, देखो ऊपर वाले के लिए बस आपको याद रखना है, राइट और लेफ्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर मेथिल है, तो मेथिल के लिए हम लोगों ने क्या किया, ओ एच और एच को चेंज कर दिया। मेथिल के राइट में ओ एच था, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में रखा। ये देखो नीचे है मेथिल, मेथिल नीचे है, तो इसके लिए मिथिल के लिए सेम, नीचे वाले के लिए सेम होगा, एच और ओ एच देखो उसी साइड है। क्लियर है क्या? बस ये बात आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको इंटरचेंज करना सिखा दिया, कैसे इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। डैश वेज को भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ आप देख सकते हो इसमें जो ये डॉट डॉट वाला होता है, याद रखिएगा इसको हमेशा नीचे रखते हैं। याद रखिएगा इसको इनसाइड वाले को नीचे रख दिया करिए। तो यहाँ पे OH ले लीजिए, ठीक है। तो देखो डैश डैश वाले को नीचे रखा करो। ऊपर देखो ये H है, तो H लगा देना। लेफ्ट में कौन था, CH3। OH के लेफ्ट में कौन है, CH3, तो CH3 इधर लगा दिया। राइट में कौन है, Cl, तो Cl को यहाँ लगा दिया। तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इंटरचेंज नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्योंकि अभी मैं आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। आरएस नेमिंग कैसे करते हैं ये आप लोग को सीखना है। फिलहाल आपको ये नहीं याद रखना है कि आर का मतलब रेक्टस होता है, इसका मतलब सिनिस्टर होता है, कोई मतलब नहीं है। बस याद रखिएगा आर का मतलब क्लॉकवाइज, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसके बारे में सबसे पहले आप सीख लो। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे एक स्ट्रक्चर देके। सबसे पहले ये बताओ कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमेशा किसको देखेंगे, जिसमें कायरल कार्बन होगा उसी का देखेंगे। जिसमें कायरल कार्बन होगा उसी का ही तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग मानते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखोगे। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये OH हो गया और ये आपका फ्लोरीन हो गया। आपको जब भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखना हो तो सबसे पहले आप
जो मैंने प्रियॉरिटी ऑर्डर बताया था उसे लिख लो। तो नंबर वन कौन होगा, नंबर वन कौन होगा जल्दी से बता दीजिए। क्या जो नंबर वन जिसका एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कि Cl, या एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा Cl, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, उसके बाद OH आएगा, ये मैंने आपको GI में सिखाया था, और ये नंबर 4 आ जाएगा। इतना करने की बात, इतना तो सबसे पहले ये काम आप कर लीजिए। पहले देखिए कि कायरल कार्बन है कि नहीं है। अगर कायरल कार्बन है, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, तो सबसे पहला काम ये प्रियॉरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले को फर्स्ट मानेंगे, फिर सेकंड थर्ड इस तरह से मान लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 1 से चलेंगे 2, और 2 से चलेंगे 3, कभी 4 मत चलिएगा, है ना। 1 से 2 चलेंगे, 2 से 3, 4 से मतलब मत रखिए, ठीक है। 4 को आपको देखना ही नहीं है, बस आप 1 से 2 चलो, 1 से 3 नहीं, 1 से पहले 2 फिर 3, ठीक है। अगर 1 से 2 और 3 चलने पर अगर क्लॉक वाइज रोटेशन होता है तो याद रखिएगा ये आर होता है। अगर क्लॉक वाइज रोटेशन अगर आपको मिले तो आर होगा, और अगर एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होता है तो यस होता है। बस इतना याद रख लो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और है, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, 1 से जब आप 2 चलोगे तो 1 से 2, 2 से देखो 3 यहाँ पे है, 4 से तो मतलब ही नहीं है, तो यानी कि कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना, ये तो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब ये क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, ये जो 4 पोजीशन होना चाहिए ना, 4 हमेशा वर्टिकल पोजीशन पर होना चाहिए। अगर 4 वर्टिकल पोजीशन में है तब तो ठीक है, तब तो वही कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर 4 हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो याद रखिएगा कि आर का यस हो जाएगा, यस का आर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, आर होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यस हो जाएगा क्योंकि जो 4 है वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। बोलो समझ में आया। मुझे पता है कि आपको समझने में, जो लोग नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, बट एक दो बार देखोगे ना वीडियो, बड़ा आसान लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर से चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो ज़्यादा, ये देखो लिखा है ना, 4 शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन, 4 पोजीशन ऑन हॉरिजॉन्टल अगर लाइन होगा तो आर का यस कर देंगे, यस को आर में कर देंगे, अगर 4 हॉरिजॉन्टल पे है तब, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो ये वाला CH2OH है, ये, और CH2CH3 है, CH3 है, और CH डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये आपका सेकंड पे हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब दो दो कार्बन होता है, ये मैंने आपको बताया था। डबल बॉन्ड कहीं पे लिखा हो ना, उसको 2 कार्बन मान लिया करो, ऐसे C और ऐसे C। तो फर्स्ट तो सेम है, तो सेकंड वाले के पास जाएंगे तो कार्बन देख लो, ये सब पीछे बताया था मैंने आपको ना। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 चलो, 1 से 2, 2 से 3, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यस होना चाहिए था, लेकिन 4 कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो यस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये अगर आप रूल अप्लाई करोगे ना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। देखो अगर आपको इस कार्बन को देखना है तो ये 1 है, पहले आप 1 2 3 डिसाइड कर लो ना। तो यह 1 है, ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो 1 2 3 मतलब किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यस होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल पे है 4, तो यस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे कर सकते हो तो यस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लो, ये अगर आप इसका करोगे तो, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका 2 है, ये 3 है, इसे तो आप जानते हो ना, बोलो, ये तो जानते होगे ना। तो 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 चलोगे तो ये 1 2 3 मतलब किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यस होगा। लेकिन 4 को वर्टिकल पे होना चाहिए, तो यस का आर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसका भी निकाल लोगे तो ये यस आ जाएगा। और ध्यान से देखो तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मिरर इमेज है या नहीं है, देखो मिरर इमेज है कि नहीं, कैसे पता, क्योंकि देखो Cl के सामने Cl है, Cl के सामने Cl, अगर आप इस चीज को मिरर के सामने देखोगे तो बिल्कुल ऐसा इमेज बनेगा। देख लो, इस Cl के सामने ये Cl, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, नीचे आपका एथिल है, इधर भी एथिल है, इधर मेथिल है, इधर भी मेथिल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। मुझे लगता है कि ये चीज आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। यानी कि आप देख रहे हो, यस के सामने क्या आएगा, आर। कभी अगर आपको मिरर इमेज देखना हो, है ना, यस के सामने अगर आर आ जाए, या आर के सामने अगर यस आ जाए, तो याद रखिएगा ये एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज, या इसी को हम लोग इनेंशियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर भी बोलते हैं। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। अगर आपको कभी भी दो कंपाउंड के बीच में इनेंशियोमर पता करना है तो क्या कर रही है, इसका आप पूरा आर एस निकाल लीजिए और इसका आर एस निकाल लीजिए, बशर्ते नंबर ऑफ जो एटम है ना, मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो वही, ऐसा नहीं कि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दे, ऐसा नहीं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका हो वही मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर इसका है, तो अगर आपको ऐसे नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि एक मिरर देख के, मिरर से अगर आप नहीं डिसाइड कर रहे हो, तो क्या करो, इनका आर एस कॉन्फिगरेशन निकाल लो, इनका आर एस कॉन्फिगरेशन निकाल लो। और अगर आर के सामने यस, या फिर यस के सामने आर आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा इनेंशियोमर होगा। अगर आर के सामने आर आ गया तब तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा, तब तो ये आइडेंटिकल होगा ना, तब ये कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा।
अगर मतलब आर के आगे, आर के सामने आर आ जाए या यस के सामने यस आ जाए तो ये कैसा होगा, ये आइडेंटिकल होगा, ठीक है ना। और अगर आर के सामने यस, यस के सामने आर आ जाए तो मिरर इमेज होगा, मतलब उसको एनएंशियोमर बोलेंगे। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी का नहीं मतलब आर के सामने आर आ जाए और नीचे वाले का नहीं करोगे तो यस के सामने आर आ जाए, अब बताओ, न तो ये आइडेंटिकल हुआ, न तो ये एनएंशियोमर हुआ, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर बोलेंगे। तो ये तीनों याद रखिएगा, डायस्टीरियोमर, एनएंशियोमर, अभी बताता हूँ आगे, ठीक है। अब देखो ये वाला पढ़ लो, आर एस नेमिंग ऑफ डैश वेज प्रोजेक्शन। तो डैश वेज का हम लोग आर एस नेमिंग कैसे करते हैं, फटाफट आप लोग देख लो। ये आपका डैश है, देख लो, डैश का मतलब होता है इनसाइड और ये होता है अंदर। जैसे आप वहां पे फोर को कहाँ करते थे, फोर को करते थे आपका वर्टिकल लाइन पे। फोर हमेशा कहाँ होता था, वर्टिकल लाइन पे। अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं होता था, हॉरिजॉन्टल होता था, तो आप आर को यस बोलते थे और यस कॉन्फ़िगरेशन को आर बोलते थे। उसी तरह अगर आप इसको देखोगे, आर एस नेमिंग है ना, इसका अगर आप आर एस नेमिंग देखोगे तो डैश पेज में याद रखिएगा, फोर हमेशा इनसाइड होना चाहिए। फोर हमेशा कहाँ होना चाहिए, इनसाइड पे होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे Cl था, ये डैश डैश करके यहाँ पे OH है और यहाँ पे वेज है आपका, और ये आपका CH3 है, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप लोग। अब इसमें जब आप 1 2 3 डिसाइड करोगे तो क्लोरीन आपका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, तो 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। अब बताओ क्या 4 इनसाइड है, ये तो आपका इनसाइड है, यही है ना। तो 4 तो इनसाइड नहीं है। अब बताओ अगर आप 4 को इनसाइड यहाँ, चल पहले तो आप नेमिंग कर लो, नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3, मतलब कौन सा सेंस है, क्लॉकवाइज है, मतलब आर होना चाहिए आर। लेकिन देखो आर होगा कि यस होगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे फोर तो इनसाइड है नहीं, लेकिन अगर फोर इनसाइड नहीं है तो बताओ फोर को इनसाइड लाने के लिए, यहाँ से यहाँ लाने के लिए कितनी बार रोटेट कराना पड़ेगा, कितनी बार रोटेट नहीं, इंटरचेंज कितनी बार कराना पड़ेगा, 2 बार। क्योंकि हाइड्रोजन को सबसे पहले आप CH3 के पास लाओगे, फिर यहाँ से ले जाओगे OH, डायरेक्ट तो लाओगे नहीं ना, डायरेक्ट तो ला नहीं पाओगे क्योंकि बीच में क्या है, CH3 है। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले यहाँ लाना पड़ेगा, फिर यहाँ लाना पड़ेगा, यानी इवन नंबर, कितना इवन इंटरचेंज कर रहा हो, मतलब 2 बार इंटरचेंज कर रहे हो। तो याद रखना, अगर 2 बार इंटरचेंज या इवन टाइम्स इंटरचेंज करते हो ना, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, आर का आर ही रहेगा, यस का यस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। हाँ, अगर 1 टाइम्स इंटरचेंज करते हो तो आर का यस हो जाएगा, यस का आर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जब आप नंबर 4 को जब आप वर्टिकल पे ले गए थे ना, ये देखो जब वर्टिकल उसको नंबर आप 4 को ले गए थे तो यहाँ पे 1 बार इंटरचेंज किए थे। तो याद रखना, अगर 1 टाइम इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, जो रूल कहता है उसके हिसाब से आर का यस हो जाएगा और यस का हमारा आर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो ये देखो वही लिखा हुआ है, ग्रुप इंटरचेंज ला, इफ वी मेक ऑड इंटरचेंज ओवर कार्यल कार्य है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन विल इनहेरिट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन आर का यस हो जाएगा, यस का आर हो जाएगा। अगर इवन इंटरचेंज करोगे तो कोई भी चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही बाद में भी रहता है। अच्छा, कुछ तरह की सिमेट्री होती है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करें तो कई सारी सिमेट्री है, चलिए मैं आपको मेन मेन चीज़ें इसमें बता देता हूँ। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। इस तरह से आपको 3 सिमेट्री मेन मेन देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ए है, ABCD में लिखता हूँ, बताइए क्या आप इसमें सिमेट्री डिसाइड करोगे। अगर आप ये कैसे प्लेन बनाओ, ऐसे एक प्लेन पास करोगे तो क्या ये सिमेट्री होगा, बिल्कुल होगा। ए ऐसे है, ऐसे पास करोगे जैसा इधर वैसा इधर, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको अगर आप कट करोगे जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सी है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। डी है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ई है, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। मतलब एफ में तो नहीं है ना, एफ में कहाँ है बताओ, एफ में तो नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। मेरी बात क्लियर है क्या। हाँ, तो याद रखिएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे यहाँ देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर आप ऐसे कट करोगे जैसा ऊपर वैसे ही नीचे। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल। अच्छा कायरल कार्बन भी है, कायरल कार्बन भी है। और मैंने क्या बताया था, कहीं भी सिमेट्री आ जाए तो वो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल तो है, ऑप्टिकल, क्योंकि कायरल कार्बन ऑप्टिकल तो है, लेकिन एक्टिव या इनएक्टिव। तो सिमेट्री आ गई ना, तो याद रखिएगा सिमेट्री से इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये बात याद है, ये सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि सब में सिमेट्री, देखो यहाँ भी सिमेट्री है, यहाँ ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो ऐसे कट करोगे, देखो इधर इधर जैसा इधर वैसा इधर, तो यानी कि ये भी सिमेट्री होगा। इसको कट करोगे ऐसे जैसा इधर वैसा इधर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री देख सकते हो। जैसे आप इसको कट करोगे तो जैसा इधर वाला पूरा पार्ट वैसा इधर वाला पूरा पार्ट, इधर भी कट करोगे जैसा, ये देखो डैश्ड है, ये वेज है, ये क्या है, वेज है। वेज का मतलब क्या होता है, ये ऊपर है, मतलब आउटसाइड है। ये क्या है आपका, आउटसाइड है। और ये भी आपका क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। ये भी आपका आउटसाइड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखो किसी तरह का कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक मेथिल ऊपर है, एक मेथिल नीचे है। तो अगर आप ऐसे कट करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि एक मेथिल ऊपर आएगा, एक मेथिल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इसमें किसी तरह की कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे कट करोगे तो मेथिल ऊपर है, नीचे है, तो यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि दो दो कार्यल है, ये भी कार्यल है, ये भी कार्यल है। तो दोनों कार्यल, इसका मतलब ये ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव होगा। अगर सिमेट्री नहीं है, कार्यल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये बात याद रखना है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन को मिलाओ, देखो ऐसे सेंटर जा रहा है, क्लोरीन क्लोरीन को मिलाओ, ये भी सेंटर, तो यानी कि क्या होगा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक कैसे आप सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिसाइड कर सकते हो। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका क्लोरीन था, यहाँ पर भी आपका क्लोरीन है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब आप यहाँ से नीचे की ओर जाओगे डैश, तो ये देखो Cl आ रहा है, जस्ट उसके पीछे आप वैसे ही जाओ, क्या फिर से Cl आ रहा है? बिल्कुल। थोड़ा जैसे आप नीचे गए, जैसे मान लो कि आप ऊपर गए तो आपको ऑक्सीजन मिला, तो जस्ट अपोजिट जाओ, क्या फिर से ऑक्सीजन मिल रहा है? बिल्कुल। आप नीचे गए, डैश डैश का मतलब नीचे गए तो आपको Cl मिला, तो उसी डायरेक्शन 180 डिग्री जिस लाइन पे हो उसी लाइन पे पीछे जाओ, जिस लाइन पे आप नीचे गए थे उसी लाइन पे रहो, तो ऊपर जाओगे, जब पीछे आओगे तो ऊपर जाओगे तो फिर से Cl मिला, इधर जाओगे तो कार्बन मिला, इधर जाओगे तो कार्बन मिला। इसका मतलब इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये हमारा क्या शो करेगा, याद रखिएगा, यानी कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर भी देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, Cl है, देखो Cl है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऊपर ऊपर है, इसमें Cl दोनों ऊपर ऊपर है। एक Cl नीचे होता तब सेंटर ऑफ सिमेट्री होता, लेकिन यहाँ पे दोनों Cl ऊपर ऊपर है, इसलिए यहाँ पे सेंटर नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, आपको उसी लाइन पे रहना है। अगर ये ऊपर होता, एक नीचे होता, तब सेंटर ऑफ सिमेट्री होता, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा। क्या मैंने आपको एनेंशियोमर बता दिया है? एनेंशियोमर का मतलब होता है, याद रखिएगा, एक दूसरे का मिरर इमेज। देखो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। कार्बन कार्बन भी है, तो कार्बन कार्बन होना तो जरूरी है, ये बात याद रखिएगा, है ना। कार्बन कार्बन होना जरूरी है। तो अगर कार्बन कार्बन है तो ये एनेंशियोमर होगा। ये सिंपल सा तरीका याद रखिएगा, आर यस, है ना, आर यस। अगर आर होगा तो उसका यस हो जाएगा, यस होगा तो उसका आर हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा कुछ बनता है तो आप इससे एनेंशियोमर डिसाइड कर सकते हो। क्वेश्चन करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। सुपर इम्पोजिबल का मतलब, अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, ये बात याद रखिएगा। मतलब आप इसको उठाओगे तो इसके ऊपर रखोगे तो नहीं, क्योंकि ये देख रहे हो, ये ऐसे आया है ना, देखो ऐसे है, ये ऐसे है, नहीं है बिल्कुल, कहाँ सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इसलिए एक दूसरे का सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है। एनेंशियोमर में अगर कोई ऐसा ऑप्शन दिया होता है तो इसको भी आपको सही करना है, ठीक है। ट्रिक मैंने बता ही दिया है। अगर आर का आर आ जाए, यस का यस ही आ जाए, अगर दो कंपाउंड आपको दे दिया है, दोनों में जैसे आपको इसको बताना है कि क्या होगा, क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, दोनों का आर एस कॉन्फ़िगरेशन कर लो। अगर आर के सामने आर, यस के सामने यस आ जाए तो सिमेट्रिकल होगा, और अगर आर के सामने यस, यस के सामने आर आ जाए तो एनेंशियोमर होगा, और अगर आर के सामने यस, यस के सामने यस आ जाए तो ये डायस्टेरियोमर होगा। ये दोनों जब नहीं होगा तो क्या होगा, डायस्टेरियोमर होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही आ रहे हैं तो ये डायस्टेरियोमर, ठीक है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। मेसो कंपाउंड क्या होता है, फटाफट आप देख लीजिए, मेसो कंपाउंड क्या होता है। मेसो कंपाउंड का मतलब याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, प्लस सिमेट्री आ जाए, है ना। बस क्या याद रखना है, सिमेट्री आ जाए, जो पीछे मैंने बताया है, प्लस कार्बन कार्बन आ जाए। तो कार्बन कार्बन, जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, तो इसमें सिमेट्री है, बीच में से अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो सिमेट्री आएगी। कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है, तो कार्बन कार्बन भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए क्या होगा, मेसो होगा। कैसा होगा ये, मेसो कंपाउंड होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो सिमेट्री हो या कोई भी सिमेट्री हो, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी हो, या कार्बन कार्बन हो जाए, तो याद रखिएगा वो एक मेसो कंपाउंड होता है। और मेसो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होगा, ऑप्टिकली, क्योंकि इसमें मैंने बताया ना ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन भी है और सिमेट्री भी है, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मेरी बात आपको सबको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बताओ, कोई डाउट नहीं? अच्छा, आप बोलोगे सर ये नॉट मेसो क्यों लिखा है, बता दीजिए। क्योंकि यार इसमें कोई कार्बन कार्बन नहीं है, सिमेट्री तो है लेकिन कार्बन कार्बन भी तो होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये क्या है, कार्बन नहीं है ना, क्योंकि इधर भी मेथिल है, इधर भी मेथिल है। कार्बन कार्बन तो एक ऐसा कार्बन होता है ना, जिससे जो चारों ग्रुप जुड़े होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो कार्बन कार्बन होता है। इसलिए यहाँ पर सिमेट्री है बट कार्बन नहीं है, दोनों होना चाहिए, कार्बन भी हो और सिमेट्री भी हो, तब जाके वो मेसो कंपाउंड होगा। रेसिंग मिक्सचर बता दिया है। रेसिंग मिक्सचर क्या होता है, द मिक्सचर विथ इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंशियोमर, है ना। जैसे
कोई आर का एस, वैसे मान लीजिए दो कंपाउंड है, एक दूसरे का इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर का मतलब होता है रेसिड्यू मिक्सचर, याद रखिएगा, उसी को रेसिड्यू मिक्सचर बनते हैं। मतलब जो दोनों कंपाउंड होते हैं ना, उनका जो रेसिड्यू मिक्सचर, इन्हीं के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या ये रेसिड्यू मिक्सचर है, अगर मैं इसको बना दूं CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक मैं कंपाउंड और बना देता हूँ, बताओ क्या एक दूसरे का, क्या ये इनका जो मिक्सचर होगा, क्या ये रेसियो मिक्सचर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये देखो ये क्या है, मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज है मतलब क्या होगा, इनेंशियोमर होगा। तो इनेंशियोमर होगा तो मतलब इनका जो मिक्सचर आपस में होगा ये कैसा होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, है ना। अगर ये 50% होगा तो ये भी 50% होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया क्या? तो ये बात याद रखना, समझ में आ गया। तो रेसिड्यू मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अगर आपसे ये कहीं लिखा रहे रेसिड्यू मिक्सचर, याद रखिएगा, रेसिड्यू ये कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है, का याद रखिएगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन रेसिड्यू मिक्सचर जो होता है ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्लियर हो गया, ये बात याद रखिएगा। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना, तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये लाइन पूछा जा सकता है, इसके बारे में तैयार रहिएगा। एक होता है डीएल नेमिंग, बहुत छोटा सा है। डीएल नेमिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। डीएल नेमिंग जब आपको करना हो ना, कुछ मत करिएगा, आप सबसे नीचे वाला जो OH है ना, देखो यहाँ पे एल्कोहल है, यहाँ पे CH2OH है, आपको OH मिलेगा या फिर NH2 मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, OH मिल सकता है या फिर NH2। बस आपको ये देखना है, OH या NH2 सबसे नीचे होगा, उसके ऊपर जस्ट जो कायरल कार्बन होगा, अगर उसमें OH राइट साइड होगा तो उसको D बोलेंगे, D दाया, है ना। और अगर मान लीजिए OH लेफ्ट साइड होगा, इसको बोलेंगे यल कॉन्फिगरेशन। तो क्या आपको DL समझ में आया? ऐसे याद रखिएगा तो बहुत आसान से आप कर पाओगे। यहाँ देखो CH2OH है, सबसे नीचे CH2OH होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा ना। तो अब देखो OH किधर लेफ्ट साइड है, इसको क्या बोलेंगे, यल आइसोमर बोलेंगे। तो इस तरह से आप ग्लूकोज में किसी भी चीज में आप डीएल नेमिंग बता सकते हो, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, ये बात याद रखिएगा। फिर से सुनिए, आपको सबसे पहले ऊपर तो CHO ही दिया रहता है, आपने देखा होगा कीटोन या CHO दिया रहेगा, नीचे आपका आपने देखा होगा CH2OH। आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है कि नहीं, या तो यहाँ पे CH2 या फिर NH2 कुछ दे सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि OH राइट साइड होगा, सबसे पहले इधर क्या है इससे मतलब नहीं है, सबसे पहला जो कायरल कार्बन नीचे से है, अगर इधर राइट में OH आ जाए तो इसको बोलेंगे D, और अगर OH लेफ्ट साइड हो तो इसको बोलेंगे यल आइसोमर। ये बात आप याद रखिएगा, सिंपल सा है। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आप देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए मैं फटाफट करके आपको एक एक करके बता देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो केस 1 देखिए, मॉलिकुलर इज अनसिमेट्रिकल। अगर मान लीजिए कि मॉलिकुलर में सिमेट्री नहीं है, तो जैसे आप GI में करते थे सेम वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कर दीजिए। तो टोटल आप पहले देख लीजिए कि कितने कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन तो काउंट कर लोगे ना, वही n की वैल्यू हो जाएगा, बस 2 की पावर n कर देना, 2 की पावर n, वही हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव, है ना। एक होता है देखो ऑप्टिकल एक्टिव और एक होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऑप्टिकल एक्टिव अगर आप निकालोगे तो या टोटल आइसोमर, वो ऑप्टिकल आइसोमर ये हो जाएगा 2 की पावर n। इसमें मेसो तो कुछ नहीं होगा क्योंकि सिमेट्री ही नहीं है, तो सिमेट्री नहीं होगा तो मेसो क्या होगा, 0 होगा। तो तीनों याद रखिएगा, आपको एक ही फॉर्मूला नहीं याद रखना है, एक तो ऑप्टिकल एक्टिव, या देखो या तो क्वेश्चन में ऑप्टिकल एक्टिव पूछेगा, ठीक है, या तो ऑप्टिकल एक्टिव पूछेगा या टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पूछेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये 2 की पावर n होता है। अब इसी में आपका मेसो होगा और इनेंशियोमर होता है। तो मेसो का मतलब क्या होता है, मेसो का मतलब इसमें सिमेट्री, इसमें सिमेट्री है ही नहीं, तो मेसो 0 होगा, और रेशमिक कितना होगा, वही 2 की पावर n ही हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, चलिए आपको क्लियर हो गया। अच्छा, पेयर निकालना होगा तो अपॉन 2 कर देंगे, अगर इनिशियोमर पेयर निकालना हो तो 2/2 कर देंगे, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखो सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और बीच में से सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब 2 की पावर 2 करोगे तो ये 4 आ जाएगा, फिर से मेसो 0 होगा, और टोटल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल होगा, अगर उसमें मान लीजिए कुछ कायरल कार्बन होंगे, और अगर n इवन होगा, तो इवन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ऑप्टिकल एक्टिव निकालना हो तो 2 की पावर n-1, और मेसो निकालना हो तो 2 की पावर n/2-1, और टोटल निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। उसी प्रकार ऑप्टिकल, अच्छा ऑप्टिकल एक्टिव टोटल अलग अलग है, याद रखिएगा, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। ऑप्टिकल एक्टिव पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, और ऑप्टिकल इनएक्टिव या फिर मेसो पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और टोटल पूछेगा तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ये टोटल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, टोटल ऑप्टिकल में क्या होगा, एक्टिव भी होगा इनएक्टिव भी होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। और इनेंशियोमर मिक्सचर पूछा जाए ना, अगर इनेंशियोमर मिक्सचर पूछा जाए तो ऑप्टिकल एक्टिव/2 कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए,
अगर ऑप्टिकल एक्टिव पूछे, अगर ऑप्टिकल एक्टिव पूछे, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, टू की पावर n। और अगर आपको मेसो पूछता है तो ठीक है, मेसो के लिए अलग से होगा, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। चलो ये एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, और तीसरा क्या होता है, टोटल। टोटल निकालेगा तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, एक्टिव प्लस मेसो दोनों निकाल के ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद एक इनेंशियोमर पेयर पूछेगा, इनेंशियोमर पेयर। इनेंशियोमर किससे बनता है, ऑप्टिकल एक्टिव से बनता है। तो टू की पावर n पेयर है, तो पेयर मतलब अपॉन टू कर देंगे, है ना, क्योंकि एक पेयर में दो होता है ना, तो पेयर पूछेगा तो अपॉन टू कर देंगे, यानी टू की पावर n माइनस वन हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए फटाफट, अगर n नंबर इवन होगा तो जो टोटल एक्टिव होगा वो टू की पावर n माइनस वन होगा, और जो आपका मेसो होगा वो टू की पावर n बाई टू माइनस वन होगा, और जो टोटल होगा वो टू की पावर n माइनस वन, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तब टू की पावर n माइनस वन प्लस टू की पावर n माइनस वन बाई टू, तो मेसो निकालोगे तो टू की पावर n माइनस वन बाई टू, दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा टू की पावर n माइनस वन। जैसे आपको एक क्वेश्चन बता दूं, ये देखो इसमें दो दो कारण है, ये भी कारण, ये भी कारण, सिमेट्री है, मतलब इसमें ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव सब होगा। चलो अगर n इक्वल टू टू है तो ऑप्टिकल एक्टिव निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताओ, n इक्वल टू टू है ना, इवन है, तो इवन मतलब ये वाला फॉर्मूला, बताओ ये वाला फॉर्मूला। ऑप्टिकल एक्टिव कितना लिखा था, टू की पावर n माइनस वन, तो टू की पावर टू माइनस वन कर देना तो ये टू आ जाएगा। और अगर आपको मेसो निकालना हो तो टू की पावर n बाई टू माइनस वन, तो मेसो हो जाएगा टू की पावर n बाई टू माइनस वन, मतलब वन आ जाएगा। और टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देना तो ये टोटल थ्री आ जाएगा। अगर आपको इनिशियोमर पेयर निकालना हो तो ऑप्टिकल एक्टिव बाई टू करना, मतलब वन, मतलब कुल मिला के आपको सारी चीजें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। बोलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ सबको, किसी को कोई डाउट नहीं। तो ये पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से देखा होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपने जो भी जेईई मेंस, नीट, एम्स या एडवांस कुछ भी हो तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करना। अगर थोड़ा सा कुछ डाउट रह गया हो तो आप उसको फिर से एक बार वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।